प्लेयर्स प्लीज गेट इन द का वेब नॉवल इन हिंदी। चैप्टर 71-80। अध्याय 71। तुम्हारा मुख काला है। जहर ठीक हो गया है, क्या अब मुझे जाने देना चाहिए? काओयान ने जूहुओ को खून भरी आंखों से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि हुआंग जुनरी की हालत में सुधार हुआ है, जूहुओकाई ने पलटकर कहा, होली स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में जानकारी। क्या आप मुझे पहले नीचे बिठा सकते हैं? सुहुओ ने चुपचाप उसकी ओर देखा। काओयान गुप्त रूप से उससे नफरत करती थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ समय पहले ही होली स्वॉर्ड सोसाइटी में शामिल हुई हूं, इसलिए मुझसे कोई महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करने की उम्मीद न करें। पहले आप बोले। होली स्वॉर्ड सोसाइटी के टिनचेंग में 16 खिलाड़ी हैं, उनमें से अधिकांश नरभक्षी हैं। बॉस ईगल नाम का एक आदमी है। होली स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी खिलाड़ियों को उसके द्वारा भर्ती किया जाता है और उसने उन्हें सहारा भी दिया है। क्या वह एक उन्नत खिलाड़ी है? सुहुओ ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने उसे कभी कोई कदम उठाते नहीं देखा। बाकी सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। आखिरकार उसके पीछे उसका समर्थन है। हम सिर्फ एक शाखा हैं और शीर्ष पर बड़े लोग होने चाहिए, अन्यथा उसे इतने सारे प्रॉप्स कहां से मिले? काओयान व्यंग्यात्मक रूप से प्रमाणित हो सकता है कि इसकी खेती पर्दे के पीछे किसी ने की हो। उसे ये खिलाड़ी कहां मिले? यदि ऐसा पहले होता तो जूहुओ को संदेह होता कि इस संगठन के पीछे राष्ट्रीय शक्ति की छाया है, लेकिन अब उन्हें पहला संदेह है कि इस ईगल के पीछे दूसरी दुनिया के खिलाड़ी हैं। इंटरनेट पर पोस्ट करें। काओयान ने अपने मुंह का कोना उठाया। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी एक पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि उसके पास बिक्री के लिए गेम प्रॉप्स हैं और खिलाड़ियों का उन्हें खरीदने के लिए स्वागत है। इतने सारे लोगों ने उन पर विश्वास किया। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है। जूहुओ ने गंभीर होने का नाटक करते हुए उसे रोका। मैं प्रॉप्स पकड़ना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मछली पकड़ने के खंभे से जोजियो को पकड़ रही हो। नरभक्षी खिलाड़ियों को छोड़कर आपके बीच कितने सामान्य खिलाड़ी हैं? बस थोड़ा सा, काओयान ने कहा। कुछ सामान्य खिलाड़ियों की जेब चेहरे से ज्यादा साफ होती है। अगर वे उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो वे मर जाएंगे। कम से कम 6 सामान्य खिलाड़ियों को उन्होंने खा लिया। जो जियो भी मरने वाले थे। कुछ सामान्य खिलाड़ियों में काफी संभावनाएं हैं। भविष्य और सरल दिमाग और अच्छी तरह से विकसित अनुभव वाले नरभक्षी खिलाड़ियों की तुलना में उनका उपयोग करना बहुत आसान है, इसलिए वह जीवित रह सकता है। आप अभी भी थोड़े होशियार हैं। सुहुओ ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज नहीं है। काओयान जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसने उसे यह कहते हुए सुना, आप पहली ट्रायल ट्रेन में नरभक्षी खिलाड़ी बन गए, ठीक है। जहर आपकी विशेषता है। काओयान अचानक चुप हो गई। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और उसकी आंखों में अफसोस और नफरत उमड़ पड़ी। तो वह नरभक्षी खिलाड़ी नहीं थी। हुआंग जुनरी किसी और की तुलना में अधिक आश्चर्यचकित थी। फिर वह नरभक्षी क्यों होगी? ट्रेन द्वारा प्रदान किया गया खाना खाने के बाद वह फिर से नरभक्षी नहीं बनना चाहेगी, और उसे पैसों की कोई कमी नहीं दिखती। इसलिए मैंने कहा कि उसके पास दिमाग नहीं है। जूहुओ ने हल्के से कहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे बेवकूफ बनाया गया था, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने पाया कि नरभक्षी खिलाड़ी मजबूत है और वह जीवित रहने के लिए लड़ना चाहती है। मुझे नहीं पता कि उसका अनुमान सही था या नहीं, काओयान ने खाली भाव से कहा। मैं भी अब बहुत मजबूत हूँ। शारीरिक फिटनेस के मामले में सामान्य खिलाड़ी नरभक्षी खिलाड़ियों जितने अच्छे नहीं हैं। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, खेल में जो सबसे अधिक जीवित रहता है वह नरभक्षी खिलाड़ी होता है। सुहुओ हंसे। बहुत ही हास्यास्पद है। काओयान उत्साहित हो गया। ऐसा मत सोचो कि मैंने इसे नहीं देखा, तुम भी एक नरभक्षी खिलाड़ी हो। एक सामान्य खिलाड़ी को तुम्हारे पीछे वाले व्यक्ति की तरह होना चाहिए। सुहुओ ने दया से उसकी ओर देखा। फिर तुमने जो जियाओ को क्यों रखा? काओयान की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी आंखों से नफरत से लगभग खून बह रहा था। संतुष्ट मत बनो। उसकी शत्रुता की परवाह न करते हुए जूहुओ ने अपनी टुड्डी पर हाथ फेरा और कहा, क्या आपने कभी ट्रायल ट्रेन से उतरने के बाद भूख हड़ताल करने की कोशिश की है? काओयान ने उसे संदेह से देखा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप जैसा कोई व्यक्ति अब भी बचाया जा सकता है। काओयान ने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं इसे 3 दिनों के भीतर सहन नहीं कर सका। सामान्य खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए आपकी पहली पसंद उन्हें खाना है। सामान्य लोगों की तुलना में खिलाड़ी आपके लिए अधिक पौष्टिक होते हैं। हाँ, काओयान बोलने में झिझक रहे थे। क्या आपने अन्य प्रकार का मांस आजमाया है? लाल मांस और सफेद मांस स्वीकार्य नहीं है। एलियंस कहाँ है? जूहुओ ने कहा, पहली ट्रायल ट्रेन में नरभक्षी खिलाड़ी द्वारा उत्परिवर्तित एक प्रकार का राक्षस है। उन्होंने लोगों को खाया है। वे खिलाड़ी से अधिक मजबूत हैं और अभी भी मानवीय विशेषताओं को बरकरार रखते हैं। ये कहना उचित है कि वे भी इंसान हैं, लेकिन वे तर्कहीन हैं, सोच नहीं सकते। काओयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ट्रेन में राक्षस के बारे में केवल पहले परीक्षण में सुना था। आखिरकार जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। यदि यह सच है, जैसा कि जूहुओ ने कहा, इस विदेशी प्रजाति के विकास की डिग्री सामान्य खिलाड़ियों से भी अधिक है, और यह खिलाड़ियों की तुलना में उनके विकास के लिए अधिक अनुकूल होना चाहिए। आंतरिक पीड़ा से पीड़ित। उसकी आंखों में आशा की रोशनी देखकर जूहुओ ने आगे कहा, मुझे लगता है कि नरभक्षी खिलाड़ियों को खाने के माध्यम से विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करनी चाहिए। नरभक्षण दवा से अधिक प्रभावी हो सकता है। चूंकि सामान्य खिलाड़ी सामान्य लोगों से बेहतर होते हैं, नरभक्षी क्या है, खिलाड़ी को केवल विकासवादी के विकसित शरीर द्वारा उत्पादित कुछ आनुवंशिक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है, और खेल की दुनिया में उत्परिवर्तित लोगों और उत्परिवर्तित जानवरों सभी के पास ये होना चाहिए। बात करते समय वह मुस्कुराया और 2 अंगुलियों की हरकत के साथ काओयान को फंसाने वाले तार वापस उसके हाथ में उड़ गए और फिर गायब हो गए। ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने नरभक्षी खिलाड़ियों के लिए रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया है। काओयान जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया। जूहुओ को जटिल नजरों से देखते हुए कहा, आप नरभक्षी खिलाड़ी नहीं हैं। सुहुओ ने बात नहीं की, लेकिन उसे अपने कपड़े दे दिए। चौड़ी छोटी आस्तीन केवल महत्वपूर्ण भागों को ढक सकती है। काओयान धीरे से खड़ी हुई, अपनी ऊंची एड़ी उतार दी और हल्के से बालकनी पर कूद गई। गुप्त गुण। जब बात खत्म हो गई तो काओयान ने अपने जले हुए बालों को पीछे किया, अपने कपड़े खींचे और धीरे से मुस्कुराई। मैं आपके पास वापस आऊंगी, चाहे आपने जो कहा वह सच है या नहीं। लाइटर की लौ टिमटिमा रही थी। जूहुओ ने उसे घूर कर देखा और 2 सेकंड के बाद कहा, तुम्हारा चेहरा काला है।
काओ यान ने अपना चेहरा खींचा और तीसरी मंजिल की ओर मुड़ गई। वह चली गई। हेडसेट से लियू जिया की आवाज आई। हुआंग जुंजी का चेहरा पाले की परत से ढका हुआ था। वह जू वो के पास गया। अगर मुझे सही से याद है तो विदेशी प्रजाति में एक अज्ञात विष होता है। यदि आप उससे इस तरह झूठ बोलते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि वह आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए वापस आएगी? ये सिर्फ एक संभावना है। सफलता और विफलता समान रूप से विभाजित है। इससे मुझे क्या लेना देना है? जू वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, वह खुद विषाक्त पदार्थ रखती है, शायद अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। मैं प्रशंसा करता हूँ। हुआंग जुंजी ने उनकी तहे दिल से प्रशंसा की। चाहे उनकी कटौती का तर्क सही हो या नहीं, कम से कम एक नरभक्षी खिलाड़ी को मूर्ख बनाया गया था। और सच कहूं तो उसने जो नरभक्षी खिलाड़ी देखे हैं, कुछ शातिरों को छोड़कर सभी पागलपन की कगार पर मंडरा रहे हैं। वे शारीरिक रूप से इच्छा करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से विरोध करते हैं और देर सबेर पागल हो जाएंगे। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि जब वह चली गई तो महिला काफी बेहतर स्थिति में थी। कम से कम थोड़े समय में वह पागलपन से मुक्त हो जाएगी। अगला। जू वो ने हेडसेट दबाया। लियू जिया, दूसरी मंजिल पर दूसरा खिलाड़ी कहाँ है? अध्याय 72। अच्छी चीजें आपके दरवाजे पर आती हैं। पहली मंजिल के कोने में झोउनिन के बाल सांप काट दिए गए और उसे बाहर निकाल दिया गया। हमलावर ने उसका पीछा किया, हवा में उसके गले पर पैर रखा और उसे जमीन पर पटक दिया। झोउनिन के सिर में रक्त जमा हो गया था और उसने लाल चेहरे के साथ उसके पैरों को धक्का दिया, लेकिन वह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी और कुछ ही मिनट पहले लड़ाई में उसके बाल पूरी तरह से कट गए थे और नए बालों को लाने का समय नहीं था विकसित करने के लिए। जवाबी हमला। ऐसी चीजें जो उपयोगी नहीं है। आदमी ने विजयी भाव से उसका गला रगड़ा। आप खिलाड़ी केवल लोगों को डरा सकते हैं कि झो जियाओ आपका छोटा भाई है ना? एक बर्तन पकाओ। आप किस पर हंस रहे हैं? झोउनिन, जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, उसके पीछे इशारा करने के लिए अपनी उंगली उठाने में कामयाब रही। उस आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक काली छाया उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे वह उड़ गया। खून की 2 नलियां बाहर निकल आईं। हवा में ही दबाते हुए उसे एक हाथ और एक पैर से पकड़ा गया और पीछे से आधा मोड़ दिया गया। दरार। रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज साफ और तेज थी। यान जियायू ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया, ताली बजाए और झोउनिन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये ठीक है। झोउनिन ने गले में तेज दर्द की परवाह नहीं की और जल्दी से कहा, वह अभी मरा नहीं है, सावधान रहें। आज उसे नरभक्षी खिलाड़ियों से बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। छोटी चीजें। यान जियायू ने कहीं से टॉर्च निकाली, उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली और गंभीरता से पूछा, क्या आप नरभक्षी खिलाड़ी हैं? टूटी रीढ़ वाला व्यक्ति हिल नहीं सकता था। उसने मुंह में खून भर लिया और गुस्से से दहाड़ा, मैं होली स्वॉर्ड सोसाइटी का सदस्य हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम भागना नहीं चाहोगे। मेरे भाई हजारों में हैं। जब तक मैं चिल्लाता हूँ वे आपका कत्ल कर देगा। बाहर आओ। यान जियायू ने उसे थप्पड़ मारा। युवक, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास वास्तव में हजारों पवित्र तलवारें हैं? वह आदमी उसके न बोलने का इंतजार करता है। मैं बार बार समझाने के बाद भी नहीं बदलूंगा। यान जियायू ने अपना सिर हिलाया, पत्थर की छड़ी उठाई और मूसल को 1 इंच नीचे जमीन में गिरा दिया। उस आदमी ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और तुरंत कहा, नहीं, केवल 16 लोग हैं और उनमें से आधे आज रात यहाँ हैं। तो क्या तुम नरभक्षी खिलाड़ी हो? यान जियायू ने फिर पूछा। हाँ, लेकिन मैं नरभक्षी खिलाड़ी भी नहीं बनना चाहता। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने पहले कभी किसी को नहीं मारा। वे सभी अन्य लोगों द्वारा मारे गए थे। मैंने बस एक रेडीमेड उठाया। तुम बेईमान हो। यान जियायू ने आह भरी। छड़ी उसकी कनपटी पर लगी और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। परिचित क्लिकिंग ध्वनि को सुनकर झोउनिन ये पूछने से खुद को नहीं रोक सका, होली स्वॉर्ड सोसाइटी के अन्य 2 सदस्य कहाँ हैं? यहाँ। टॉर्च घूमी और बाईं ओर कोने में 2 अज्ञात लाशें पड़ी थीं। टूटे हुए सिरों से संदिग्ध लाल और सफेद तरल बह रहा था और हाथ और पैर अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे, जैसे कि उन्हें हिंसक तरीके से नष्ट कर दिया गया हो। झोउनिन ने उदास होकर कहा, मिस्टर युआन कहाँ है? वह बाहर उल्टी कर रहा था। यान जियायू ने आकर उसे ऊपर खींच लिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ले जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, झोउनिन ने जल्दी से कहा। अच्छा तब। यान जियायू लाश के पास लौटा। उसने पत्थर की छड़ी को अपनी पतलून के कमरबंद में डाला और प्रत्येक हाथ में एक एक छड़ी खींची। चलो, दूसरों से जुड़े। झोउनिन ने अपना दिल पकड़ लिया। ठीक इसी समय युआन याओ बाहर से आया और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए यान जियायू के सामने चले गए। हु वेनहु और तियान यून उस स्थान पर वापस आ गए हैं जहां वे अभी बिखरे हुए थे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और तियान यून की एक आंख भी अंधी हो गई। सौभाग्य से उन्होंने होली स्वॉर्ड क्लब के उस खिलाड़ी को सफलतापूर्वक मार डाला जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। पहली मंजिल पर मौजूद सभी 5 लोग मर चुके हैं। यान जियायू ने सिर हिलाया। क्या जू वो अभी तक नीचे आया है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने पत्थर की छड़ी पकड़ ली और उसे पीछे घुमाया, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गई। घबराओ मत, यह मैं हूँ। आने वाली तेज हवा को महसूस करते हुए जू वो एक तरफ खड़ा हो गया और उसने देखा, ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले ही हल कर लिया है। बोलते बोलते 2 लाशें भी उगल दी। ये सब सुश्री यान को धन्यवाद है। झोउनिन ने हुआंग जुंजी पर नजर डाली, जो पहले तो जमीन की ओर नहीं देख रहा था, और फिर उसने अपनी नजर जू वो पर घुमाई, जिसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्या आपने सीरियल नंबर की जांच की है? जू वो ने लाश के कपड़ों को देखते हुए कहा। मैं अभी भी इसके बारे में भूल गया था। यान जियायू ने अपना सिर मारा और मदद के लिए चला गया। पहली मंजिल पर मारे गए 5 लोग नरभक्षी खिलाड़ी थे। दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति लापता है। नंबर की पुष्टि करने के बाद जू उठ गया और हेडसेट में पूछा, क्या तुम्हें कोई मिला? ये थोड़ा अजीब है, लियू जिया ने झिझकते हुए कहा। ऐसा लगता है कि महिला अभी अभी वापस आई है और उसके बगल में एक आदमी है जिसे दूसरी मंजिल पर होना चाहिए। सू वो ने स्कैनिंग के बाद हुआनू को नहीं देखा और तुरंत हेडसेट पर टैप किया, किसी को अंदर लाओ। हर कोई समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। यान जियायू ने टॉर्च चालू की। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। दूसरे पक्ष ने अपनी आंखें ढंकने के लिए हाथ उठाया। जब उसने अंधेरे में कुछ आकृतियां देखी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। वे सभी यहाँ छिपे हुए हैं।
ये ठीक है, इसलिए आपको उन्हें एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। होली स्वॉर्ड सोसाइटी की टिनचेन शाखा की महत्वपूर्ण रीढ़ एक साथ इकट्ठी है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। आप जिस रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग हैं? जू वो ने यान जियायु से एक टॉर्च ली और उसे जमीन पर चमकाया। 7 लाशें एक साथ रखी गई थीं और मौत की स्थिति दयनीय थी। उनमें से 2 तो ये भी नहीं बता सके कि वे दिखते कैसे थे, लेकिन उनके कपड़ों से उनकी पहचान की जा सकती थी। वे सभी उनकी होली स्वॉर्ड सोसाइटी के सदस्य थे। अधेड़ उम्र के आदमी के घुटने नर्म हो गए और उसने सख्ती से कहा, वे कुछ भी नहीं है। मिस्काओ हमारी शाखा में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है, वह जहरीली है। मिस्काओ, मिस्काओ। फ्लैशलाइट उस आदमी की तरफ लौट आई और चिल्लाने के बाद एक आदमी धीरे धीरे खंभे के पीछे से बाहर आया। उसने स्नीकर्स के साथ नीली पोशाक पहनी थी और अपने कंधों पर एक छोटा बैग ले रखा था जो शुद्ध और प्यारा लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। ये कौन है? तारांकन, 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 तारांकन। पेंटिंग करने वाली लड़की जिसने बाहर आदमी को धोखा दिया था, मासूमियत से पलके झपकाए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस बाहर चली गई और आदमी उसके पीछे चला गया। आप कौन हैं? अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा। ये काओ यान था जो अभी मेरे साथ आया था। सु वो ने जोनिन को एक आंख मारी और बाद वाले ने तुरंत उसे खींचने और बांधने के लिए बाल सांप के साथ छेड़छाड़ की। इस व्यक्ति से कैसे निपटे? चलो इसे सौंप दो, पहले उसे प्रॉप्स थूकने दो। सु वो ने यान जियायु को टॉर्च लौटा दी। होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 9 सदस्य जो आज आए थे, उनमें से एक भाग गया, 7 की मौत हो गई और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। पिछली चर्चा के अनुसार जोनिंग और अन्य लोग प्रॉप्स और औषधि के बीच अंतर नहीं करेंगे। जोनिंग ने हु वेनहु की ओर सिर हिलाया और हु वेनहु ने अपने द्वारा प्राप्त सभी सामान और औषधि की 3 बोतलें निकाल ली। मछली पकड़ने वालों को छोड़कर उन्होंने केवल एक व्यक्ति को मार डाला जो आज रात आया था, इसलिए यह एकमात्र फसल है। युआन याओ ने पदभार संभाला। सु वो ने जोनिंग से कहा, आप जा सकते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई में चाहे वह प्रॉप्स का वितरण हो या जो लोग होली स्वॉर्ड सोसाइटी से निपटते हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। हु वेनहु और तियान यून गंभीर रूप से घायल हो गए। वे और जू वो केवल अस्थायी रूप से सहयोग कर रहे हैं और यदि लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो साझेदारी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस बार धन्यवाद। जोनिंग ने कहा, यदि भविष्य में रोजगार की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। सु वो ने सिर हिलाया और जब चारों रात में गायब हो गए तो वह मुड़ा और यान जियायु और अन्य लोगों से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊंगा तो हम प्रॉप्स के वितरण पर चर्चा कर सकते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। हुआंग जुनजी ने कहा, क्या आपको मदद की जरूरत है? यान जियायु ने पूछा। झाओशेंग नाम का वह व्यक्ति होली स्वॉर्ड सोसाइटी में वापस चला गया होगा। इस बार हमारा उद्देश्य होली स्वॉर्ड सोसाइटी के उन सदस्यों को हटाना है जो उनकी जगह लेने आए थे। ये खत्म होने के बाद ये हमारा काम नहीं रहेगा। मैं जाऊंगा और देखूंगा और वापस आऊंगा। जू वो इमारत से बाहर चला गया और लियू के पीछे चला गया जिस दिशा में जिया ने कहा। उसने देखा कि एक गुब्बारा धीरे धीरे शहर के ऊपर तैर रहा है। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और नी जुबान को फोन किया। एक अच्छी बात आ रही है। अध्याय 73 पवित्र तलवार सोसाइटी की घेराबंदी। स्ट्रीट लैंप से सड़क पर हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। काफी रात हो चुकी थी। कभी कभी 1 या 2 कारें बहुत तेज गति से गुजरती थीं और कोई भी सड़क पर नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि आवारा बिल्लियां और कुत्ते भी नहीं। झाओशेंग अपने आसपास की हलचल पर ध्यान देते हुए गुआंडे शॉपिंग मॉल की ओर ऊंची इमारत के साथ चल रहा था। पूरी तरह राहत पाने से पहले उसने रास्ते में 2 चक्कर लगाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो उसका पीछा कर रहा था वह आसमान में तैरता हुआ एक गुब्बारा था। गुआंडे शॉपिंग मॉल बेटे के भाई द्वारा बनाया गया था। जैसे ही वह होली स्वॉर्ड सोसाइटी में शामिल हुए, उन्होंने अस्थायी आधार के रूप में अपना खुद का शॉपिंग मॉल निकाला। यहाँ बहुत अधिक यातायात है और होली स्वॉर्ड सोसाइटी के सदस्य अदृश्य हैं। कभी कभार 1-2 लोग गायब नहीं होंगे। किसी को सुराग मिल गया। वह नीचे के छोटे दरवाजे से अंदर गया और दरवाजा खोलने वाले खिलाड़ी ने जब उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप अकेले हैं? बॉस कहाँ है? मैं उन्हें बता दूं। झाओशेंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। होली स्वॉर्ड क्लब के केवल 1 दर्जन या उससे अधिक लोग हैं। आधे रास्ते में शॉपिंग मॉल में केवल 7 या 8 लोग बचे हैं और वे सभी तीसरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उस समूह में कम से कम 5 या 6 लोग हैं और वे विशेष रूप से होली स्वॉर्ड सोसाइटी के लिए यहाँ आए थे। शायद वे विशेष मामलों के ब्यूरो के लोग हैं। झाओशेंग ने कहा, बॉस हम इस तरह बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। ये सही है, एक अन्य व्यक्ति ने दोहराया। मैंने लंबे समय से देखा है कि विशेष मामलों के ब्यूरो के लोग आंखों को अच्छे नहीं लगते हैं। वे हर जगह लाल खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए तीर के रूप में चिकन पंथ का उपयोग करते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। केवल खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ियों से निपट सकते हैं। हम उन सामान्य लोगों से डरने के लिए विकसित हुए हैं। उन लोगों के साथ खेलना ही बेहतर है। विशेष मामलों के ब्यूरो के लोगों को पकड़ना मुश्किल है। उनके पास हमेशा पत्नियां और बच्चे होते हैं। यदि वे कई परिवारों को मारते हैं तो भविष्य में जब वे हमें देखें तो उन्हें जाने दें। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे बड़ा करें। हंगामा खड़ा करने के लिए कुछ सामान्य लोगों को मारें। टिनचेन में बहुत सारे उच्च पदस्थ अधिकारी और अमीर लोग हैं। यदि आप सिर्फ 2 को पकड़ लेते हैं तो क्या हम सत्ता और पैसा नहीं चाहते हैं? लोगों का एक समूह इसके बारे में जोर शोर से बात कर रहा था और बुराई उगल रही थी। वे चाहते थे कि वे अभी बाहर निकल सके और लोगों को मार सके। झाओशेंग ने वहां बैठे ईगल से फोन पर कहा, बॉस इस बार मुझे बात समझ में आ गई। मैं अपराध और मेधावी कार्यों का नेतृत्व करने को तैयार हूं। काफी देर तक कॉल कनेक्ट नहीं हुई और चील का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम वापस कैसे भाग गए? काओ यान और मायू ने फोन का जवाब नहीं दिया। झाओशेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लोगों के समूह ने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मायू उनसे लड़ रहा था तो मैं बाहर भाग गया। बॉस ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, बात यह है कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। यहाँ रहना सिर्फ अराजकता बढ़ा रहा है। ईगल ने भौहें चढ़ा ली और उसे टोकते हुए कहा, बेवकूफ।
अगर वे होली स्पोर्ट्स सोसाइटी के लिए आए थे तो वे तुम्हें पहले खत्म कैसे नहीं कर सकते थे और तुम्हें भागने का मौका कैसे नहीं दे सकते थे। झाओ शेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे बंधक बना लो और किसी को बदल दो। मैं मालिक नहीं हूं। जब मैं वापस आया तो सावधान था, कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। शब्दों के गिरने से पहले तीसरी मंजिल की खिड़कियां एक के बाद एक फट गईं और कई धातु के डिब्बे उड़कर जमीन पर गिर गए और घना धुआं निकलने लगा। आनंदसु गैस, कोई चिल्लाया, लेकिन तभी उसके पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? झाओ शेंग ने अवचेतन रूप से ईगल की ओर रुख किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी किसी और की तुलना में तेज दौड़ सकता है, और पलक झपकते ही वह केवल सीढ़ियों के शीर्ष पर अपनी पीठ देख सकता था। उच्च महत्वाकांक्षा वाले कुछ नरभक्षी खिलाड़ियों के सिर पर ठंडा पानी डाला गया। चील को अपने आप भागते देख उन्हें दूसरों की परवाह नहीं रह जाती। जो लोग खिड़की से बाहर कूद गए वे छिपने की जगह की तलाश में खिड़की से बाहर कूद गए। इस समय गुआन मॉल का बाहरी हिस्सा विशेष मामलों के ब्यूरो के लोगों से घिरा हुआ था और पूरी तरह से सुसज्जित विशेष कर्मी कदम दर कदम मॉल की ओर बढ़ रहे थे। जो नरभक्षी खिलाड़ी ऊपर से नीचे कूदकर लड़ना चाहते थे उन्होंने पहले गोलियों का दौर चलाया और फिर ग्रेड एनेस्थीसिया बंदूकों ने बारी बारी से हमला किया। घेर से बाहर कई लोगों को घसीट घसीट कर घायल कर दिया गया। अब से ये हमारे खिलाड़ियों की दुनिया होगी। तुम लोग चींटियों के अलावा और कुछ नहीं हो। मेरा एक पैर है। 50 मीटर दूर नीज़ोबान, जो परिधीय निगरानी के प्रभारी थे, ने हेडसेट में आदेश दिया, मार डालो। पफ, कहीं से एक गोली आदमखोर खिलाड़ी के माथे में लगी और खून की एक नली बह निकली। मॉल के बाहर साफ है और विशेष कर्मी और विशेष मामलों के ब्यूरो कर्मी मॉल में प्रवेश करते हैं। कुछ आंसू गैस के बम फेंके गए और तुरंत 2 लोग हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए बाहर आए, गोली मत मारो, हम नरभक्षी नहीं हैं। विशेष कर्मी उन्हें बिल्कुल भी पास नहीं आने देंगे। उन्होंने पहले उस व्यक्ति को बिजली के तारों से मारा और हाई डोज एनेस्थीसिया गन से 2 गोलियां मारी। व्यक्ति के नीचे गिरने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को कई मीटर की दूरी पर शॉपिंग मॉल से बाहर खींचने के लिए एक विशेष टोबार का उपयोग किया। 8 में से 5 खिलाड़ी पलक झपकते ही गायब हो गए। झाओ शेंग और अन्य 3 जो दूसरी मंजिल पर छिपे हुए थे इस दृश्य को देखकर केवल अपना सिर पीछे झुका सकते थे। क्या करें, क्या करें? स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के लोगों ने इस जगह को घेर लिया है, हम कैसे बच सकते हैं? एक दुबले पतले युवक ने उसके बाल खींचे और चिल्लाया। चिल्लाना बंद करो, तुम किसी को आकर्षित कर रहे हो। झाओ शेंग धीमी आवाज में दहाड़ने लगे। तुम्हारे पास अभी भी मेरी आलोचना करने का चेहरा है। अगर तुम लोगों को आकर्षित नहीं करते तो हम ऐसा करते। युवक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं नरभक्षी खिलाड़ी नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें सौंप दूं तो शायद मैं एक अपराध कर सकता हूं और सराहनीय सेवा कर सकता हूं। झाओ शेंग ने उस आदमी को मुक्का मारकर दूर कर दिया। तुम में दया है। उनका तर्क है रोक। साहसी व्यक्ति ने उन्हें बेरहमी से रोका और उसने लोहे के फ्रेम को अपने नंगे हाथों से लोहे की सलाखों में तोड़ दिया और उनमें से प्रत्येक ने उन्हें एक दिया। तारांकन 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 केवल अपने ही लोगों पर अपनी मुट्ठी हिलाते हैं और विशेष लोगों पर अफेयर्स ब्यूरो हमें कोई रास्ता नहीं देगा। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? युवक सिकुड़ गया। लोगों को उनकी पीठ पर खींचो। मजबूत आदमी बुरी तरह मुस्कुराया, रेलिंग पकड़ ली और दूसरी मंजिल से कूद गया। एक विशेष एजेंट सीढ़ियों की ओर चला ही था कि अचानक उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक काली आकृति को आकाश से उतरते देखा। इससे पहले कि वह आवाज निकाल पाता उसके मुंह में एक कठोर वस्तु छेद दी गई और फिर उसके पेट के निचले हिस्से से बाहर निकाल दी गई। विशेष एजेंट की आंखें उभरी हुई थीं और उसने अवचेतन रूप से दोनों हाथों से मजबूत आदमी की बांह को पकड़ लिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने उसे एक हाथ से उठा लिया और आदमी को एक कतार की तरह लोहे की पट्टी पर लटका दिया गया। ओह! उसके मुंह से झाग के साथ मिश्रित रक्त की एक बड़ी मात्रा बह निकली और कमजोर आवाज ने विशेष कर्मियों को बहुत दूर तक चिंतित कर दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने अचानक एक व्यक्ति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वह अवचेतन रूप से चकमा देकर किनारे की ओर चला गया, लेकिन उसी समय उसकी आंखें लड़खड़ा गईं। एक आकृति उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। विशेष कर्मी चौंक गए, लेकिन बंदूक खुल गई और अगले ही सेकंड में गला काट लिया गया। ताकतवर आदमी के चेहरे पर खून बिखर गया। उसने उदासीनता से उसे पहुंचा, लाश को दूर धकेला और अगले लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। बैंग बैंग बैंग। शॉपिंग मॉल में लगातार गोलियों की आवाजें आ रही थीं और नीज़ुआन ने स्नाइपर रिपोर्ट सुनी। टीम नी, एक लड़का है जो मुझ पर हमला करने के लिए बहुत तेज है। स्क्वाड टीम, स्थिति की रिपोर्ट करें, उसने हेडसेट में कहा। टीम नी, शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल पर एक आदमखोर खिलाड़ी है जो हमारे लोगों को मार रहा है। विशेष एजेंट ने घबराहट में कहा, 4 लोग पहले ही मर चुके हैं। मैं देख रहा हूं, तुम हट जाओ, मैं इस व्यक्ति से निपट लूंगा। नीज़ुआन ने सहायक को कमान सौंपी, कार से बाहर निकली और अकेले मॉल में प्रवेश किया। अध्याय 74 लौह एवं रक्त साधन। विशेष मामलों के कर्मी और विशेष कर्मी तुरंत शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए। जब नीज़ुआन ने चोटें देखी और लोगों की संख्या देखी तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और उदास चेहरे के साथ गेट के अंदर चला गया। मॉल में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन कुछ आपातकालीन लाइटें अभी भी जल रही हैं। कमजोर रोशनी लोगों को बमुश्किल रोशनी दे पाती है। ताकतवर आदमी एक विशेष एजेंट पर बैठकर उसे काट रहा है। उसने उसकी ओर देखा और उपहास किया, यह एक ताकत है। गर्म दिन पर सूट पहनना बहुत कष्टप्रद है। नीज़ुआन ने अपना कोट उतार दिया और अपनी शर्ट के कॉलर को खोल दिया, अपनी आस्तीन ऊपर कर ली और कहा, संयोग से मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, बकवास करना बंद करो, चलो। वह साहसी आदमी उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर लात मारी और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। इस प्रक्रिया में उसने अपने बाएं और दाएं हाथ लहराए और नीज़ुआन पर 2 बेंचें फेंक दी। न्याय का स्टील पाइप। नीज़ुआन के हाथ में एक बाह लंबाई वाला सफेद स्टील का पाइप दिखाई दिया और उसने अपनी इच्छानुसार उसे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया और थोड़े से प्रयास से कुर्सी को गिरा दिया। स्टील का पाइप तेजी से ऊपर चला गया। दोनों पक्ष गति बढ़ा रहे थे और प्रहार से बचना असंभव लग रहा था, लेकिन जब दोनों लगभग आमने सामने थे तो मजबूत आदमी ने एक अजीब कोण पर दिशा बदल दी और बाईं और पीछे की ओर उड़ गया। नीज़ुआन ने उसके पीछे देखा। प्रॉप्स। मजबूत आदमी एक दुकान के दरवाजे पर पीछे हट गया, गर्व से अपनी कमर के चारों ओर काली रस्सी को छुआ और फिर उस पर हमला करने के लिए दीवार पर कदम रखा।
नी जुआन ने इससे शांति से निपटने के लिए स्टील पाइप लहराया, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उन्होंने बचपन से ही सेना में पेशेवर युद्ध कौशल सीखा। लड़ने के कौशल के मामले में यहाँ तक कि 3 मजबूत आदमी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हर बार जब वह सफल होना चाहता है तो प्रतिद्वंद्वी चकमा देने के लिए लोचेदार रस्सी का उपयोग करेगा, जो बार बार उसके धैर्य और शारीरिक शक्ति का उपभोग करता है। और उसकी इलास्टिक रस्सी किसी भी चीज से बंधी हुई लगती है। दरवाजे के हैंडल, झूमर, काउंटर, ये देखना असंभव है कि इसे कब बांधा गया था, और यह अपना आकार तभी दिखाएगा जब ये लोगों को दूर खींचने का काम करेगा। मरना। उसे विचलित देखकर मजबूत आदमी एक मेढक के साथ बगल से कूद गया। उसका मुंह खुल गया और पीले दांतों का एक कौर दिखाई देने लगा, जैसे उसने अभी अभी एक विशेष एजेंट को मार डाला हो। उसके गले को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे नाखून जिन्हें तोड़ना कठिन है। जहां वह खड़ा था, नी हुआन अचानक घूमा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मजबूत आदमी तुरंत पीछे हटने वाला था, लेकिन उसका शरीर अचानक हवा में अकड़ गया, जैसे कि किसी चीज द्वारा आगे पीछे खींचा जा रहा हो और बस हवा में लटक गया हो। आपने क्या किया? मजबूत आदमी संघर्ष कर रहा था। उसके पीछे इलास्टिक वाली रस्सी खींच रही थी। हालांकि नी जुबान उसके करीब था, उसने बस अपना हाथ उठाया और उसे नहीं छुआ। नी जुबान का चेहरा ठंडा और ठंडा था। उसने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। अपनी तर्जनी और तारांकन को एक साथ रखा और उसका गला पोंछा, और खून बेतहाशा बह निकला। मजबूत आदमी ने आश्चर्य से अपना गला पकड़ लिया और अपने सामने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने स्टील पाइप से उसका हाथ तोड़ दिया। लोचेदार रस्सी ने अपना प्रभाव खो दिया और मजबूत आदमी जमीन पर गिर गया। नी जुबान उसके पास खड़ी थी, उसे खून उगलते और धीरे धीरे मरते हुए देख रही थी। व्यक्ति के पूरी तरह से मर जाने के बाद उसने अपने पैरों पर फैले खून को बचाया, नीचे झुका शव के कंधे से एक पारभासी कील उठाए, उसे वापस अपनी तर्जनी में चिपकाया और फिर दूसरी मंजिल पर एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ गया। तुम अपने हो बाहर आओ, या मैं तुम्हारी लाशें लेकर बाहर जाऊं। बैंग डांग। लोहे की छड़ टाइल से टकराए। एक युवक ने जल्दी से अपना चेहरा दिखाया और जल्दी से हाथ ऊपर उठाया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मुझे मत मारो। झाओ शेंग उसके पीछे चला गया। अंदर आओ और लोगों को गिरफ्तार करो। नी जुबान ने हेडसेट में कुछ कहा और फिर युवक से पूछा, कुल कितने लोग हैं? 8, हमारे बॉस को मिलाकर कुल 9 लोग, युवक ने कहा। नी जुबान ने सिर हिलाया और लोगों से उन्हें पहचानने के लिए बाहर ले जाने को कहा। उन्होंने लोगों को अपने सहयोगियों को मॉल से बाहर ले जाने के लिए भी प्रेरित किया और फिर एक एक करके मॉल के कमरों की जांच की। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पहली मंजिल पर स्टाफ लाउंज में कई लोगों को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। खिलाड़ी। वे सभी श्वेत खिलाड़ी हैं। विशेष एजेंट ने नंबरों की जांच की। उन सभी को वापस लाओ। नी जुबान ने कुछ कहा और फिर पूछा, क्या होली स्वॉर्ड सोसाइटी के कर्मचारियों ने इसे सत्यापित किया? तुलना की गई। सहायक ने हेडसेट में सूचना दी, 2 घंटे पहले छोड़े गए 9 सदस्यों को छोड़कर शेष 8 सभी इस संख्या के योग्य हैं। जिसे आपने अभी मारा वह आज रात होली स्वॉर्ड सोसाइटी में आया था। आधिकारिक पड़ोसी शहर के 6 परिवारों के हत्यारे के लिए वांछित वारंट है। लेकिन होली स्वॉर्ड सोसाइटी का बॉस ईगल उपनाम वाला एक व्यक्ति इन लोगों में से नहीं है। क्या कोई तोड़ रहा है? नी जुबान ने थोड़ा रुककर पूछा। नहीं, सहायक ने कहा, हो सकता है कि उसके हाथ में विशेष प्रॉप्स हो। मैंने अभी पूछा। हालांकि होली स्वॉर्ड सोसाइटी में शामिल होने के लिए प्रॉप्स या औषधि सौंपने की आवश्यकता होती है। शक्तिशाली प्रॉप्स वास्तव में ईगल से होते हैं और वह उन्हें अन्य खिलाड़ियों को वितरित करता है। नी जुबान ने मॉल के अंदर का नजारा देखा। यदि चील सहारा लेकर भाग जाती तो स्वाभाविक रूप से उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन मॉल में अभी भी लोगों के छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या किसी ने मॉल में पानी और बिजली बंद कर दी है? स्नाइपर्स को छोड़कर बंदूकों वाले सभी लोग अंदर आए। बाद में 40 से अधिक विशेष कर्मियों और विशेष मामलों के कर्मियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया और मॉल में संभावित खतरनाक वस्तुओं को ले जाया गया। बंदूकें स्थापित की गई और मॉल में हर चीज पर गोलीबारी की गई। दुकान के काउंटर, सामान, कपड़े, यहां तक कि संकेत और छतें भी छोड़ दी गई अछूता। हालांकि एक विशाल शॉपिंग मॉल में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक यह एक पल में धुएं और धूल से भर गया था। शॉपिंग मॉल के नजदीक एक आवासीय इमारत में ऊपर की मंजिल पर जू हुओ ने दूरबीन से धूम्रपान करते हुए शॉपिंग मॉल को देखा और उसके मुंह का कोना थोड़ा झुका हुआ था। क्रूर चरित्र। महिला खिलाड़ी ने पहले जो कहा वह सच था। होली स्वॉर्ड सोसाइटी की पैठ वास्तव में गुआंडे शॉपिंग मॉल में है। ईगल नाम के खिलाड़ी के पास वास्तव में एक गुप्त सुविधा होनी चाहिए। इस सुविधाजनक सुविधा के साथ वह संभवतः भागने का जोखिम नहीं उठाएगा। पास के मॉल में छिपना और जोखिम टिलने का इंतजार करना पहली पसंद है। लेकिन उन्हें शायद यह उम्मीद नहीं थी कि स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के लोग इतने अंधेरे में काम करेंगे, इसलिए उन्होंने सीधे मॉल को ध्वस्त कर दिया। नी हुआन को लोगों को पीछे हटने के लिए प्रेरित करते देखने से पहले आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कोई अतिरिक्त लोग बाहर नहीं आए। मॉल के बाहर सील हटा दी गई और कुछ लोगों को पीछे छोड़कर काफिला निकल गया। सू हुओ ने देखा कि उसके बगल की इमारत में स्नाइपर्स पीछे नहीं हटे थे, इसलिए उसने मनराते गुब्बारे को वापस ले लिया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। आधी रात के 3 बजे तक मॉल में कोई हलचल नहीं हुई और गमले में लगे हरे पौधे की शाखाएं हिल गईं। टकराना। गोली से हरे पौधे के पीछे की दीवार में छेद हो गया और फिर अंधेरे में कई आकृतियां तेजी से शॉपिंग मॉल की ओर दौड़ी। कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग नी जुबान द्वारा व्यवस्थित खिलाड़ी हैं। दूरबीन नीचे रखते हुए जू हुओ ने तार पकड़ ली और नीचे की ओर चला गया और उस दिशा में चील का पीछा करते हुए जिधर वह भाग रहा था। उसी समय ईगल, जिसे 2 बार गोली मारी गई थी, विशेष मामलों के ब्यूरो के खिलाड़ियों के पीछा से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह घातक रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसका बहुत खून बह गया था, जिससे रास्ते में उसके निशान रह गए थे। इसलिए भले ही वह समय समय पर गायब हो जाए, लेकिन वह उन खिलाड़ियों से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका। यह महसूस करते हुए कि वे लोग उसके और करीब आ रहे हैं, ईगल ने अपने दांत पीस लिए और उसके हाथ में एक सुनहरा पाइप दिखाई दिया। उसने उसमें कुछ सफेद पाउडर डाला और पाइप पर फूंक मारी। गाढ़ा धुआं आगे की ओर निकला। बाहर आने के बाद पलक झपकते ही आसपास के कई ब्लॉक कवर हो गए। उभरते धुएं के बाहर खड़े होकर उसने धीमी आवाज में कहा, नकली सुनहरे पाइप की अल्पायु केवल 1 घंटा है। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, धुआं बदल गया।
यह अब बिलबिलाता या उछलता नहीं रहा, बल्कि धुंध की तरह इस क्षेत्र में जम गया और सभी ध्वनियों को खत्म कर दिया। ईगल ने राहत की सांस ली, धुएं वाले क्षेत्र से दूर रहने के लिए अपना पेट दबाया और सड़क से बाहर निकला। किसी ने उसके सिर के ऊपर से उसका अभिवादन किया। अरे, अध्याय 75 कोहरे में त्वरित लड़ाई। चील ने सहजता से ऊपर देखा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने दोनों हाथों से हवा को रोक दिया और उसके सिर के ऊपर एक सिल्वर ग्रे धातु की ढाल दिखाई दी। बूम! गुरुत्वाकर्षण के तहत धातु की ढाल ने धीमी आवाज निकाली और ईगल जड़ता से पीछे हट गया, जिसके बाद लगातार कई किक मारी गई। ढाल को ऊंचा रखते हुए उसने पीछे से रत्नों से जड़ी एक लंबी तलवार निकाली। जब तलवार उठाई गई तो छत पर लगे रूबी की मूठ से एक चमकदार रोशनी निकली, जिससे पूरी गली रोशन हो गई। यह देखकर कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया उसने एक अभेद्य काला मुखौटा पहना हुआ था, और जब करीब से देखा गया तो मुखौटा का एक चक्करदार प्रभाव था। उसने दूर देखा और अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई। झेंग! एक हल्की सी चुभने वाली आवाज थी और उसके सामने की आवासीय इमारत 5वीं मंजिल से टोफू के ब्लॉक की तरह कटकर खुल गई थी। हालांकि दीवार पर केवल एक पतली रेखा थी, अंदर की सभी स्टील की छड़ें पानी के बराबर कटी हुई थी। चाकू का वार इमारत में घुस गया। जल्द ही खिड़की से खून की गंध आने लगी और मुझे नहीं पता कि कितने लोग नींद में ही 2 हिस्सों में कट गए। सूहो, जो झटके से बच गया, दीवार में दरारों को देखकर 3वीं मंजिल पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाज गुप्त सेवा में लोगों को सोने की पाइप से फंसा रहा था। पाइप एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला सहारा होना चाहिए और उपयोग के बाद ये टुकड़ों में बिखर जाएगा। चोटें कमजोर नहीं होती। अभी हुआ गुप्त हमला असफल रहा था। वह पहले ही इस व्यक्ति को मारने का एकमात्र मौका चूक चुका था। प्रतिद्वंद्वी के पास इतने सारे प्रॉप्स हैं, ये किसी अन्य डिवीजन का खिलाड़ी होने की संभावना है, कम से कम स्तर उससे अधिक है। जब वह झिझक रहा था कि जुआ खेला जाए या नहीं, तभी बाज भाग गया। जूहुओ ने हवा से नीचे छलांग लगाई, जमीन पर अपने दौड़ने वाले जूतों पर 2 बार कदम रखा, अपनी मूल गति 30% बढ़ा दी और पलक झपकते ही घायल व्यक्ति को पकड़ लिया। झेंग! चील ने अपनी तलवार घुमाई और उस पर फिर से वार किया। तलवार की रोशनी हवा में एक फिल्म बनाती हुई प्रतीत हो रही थी, जो इतनी तेज थी कि किसी भी चीज को काट सकती थी। वह बगल में चकमा दे गया, लेकिन पाया कि फिल्म की लंबाई गली से अधिक थी। आगे बढ़ने के बाद इसने सामने की एक दुकान को आधा काट दिया। अभी आवासीय भवन को काटते समय तलवार के वार की लंबाई केवल भवन में घुसी, जो अनुमानतः 20 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन इस बार यह अचानक कई गुना लंबी हो गई। दूर जाओ! चील उस पर चिल्लाए और फिर धुएं वाले पड़ोस की ओर दौड़ पड़ी। उसकी लगातार मार से बचते हुए दोनों एक के बाद एक कोहरे में चले गए। अंदर कोहरा इतना घना नहीं लग रहा था, लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जूहो ने दीवार पर कदम रखा और ईगल के सामने लुढ़क गया, और जब वह किक मारने के लिए उड़ गया तो उसने धातु की ढाल को खींचने के लिए स्ट्रिंग पॉकेट में हेरफेर किया। सामने कवर नहीं था, इस बार पैर उसकी नाक के पुल से टकराया। चील दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ाते हुए वापस आते समय अंधाधुंध तलवार घुमाई। जूहो ने एक सपाट फिल्म की तरह चकमा दिया, लेकिन इस बार यह संकरा और छोटा हो गया। उसने केवल गली में एक परित्यक्त लकड़ी की कैबिनेट को काटा। चील के हाथ में तलवार को देखते हुए उसने एक के बाद एक लकड़ी की अलमारियों पर लात मारी। 2 लकड़ी की अलमारियां एक दूसरे के बगल में थीं, लेकिन तलवार ने केवल पहली लकड़ी की अलमारियां को विभाजित किया और बाद वाले को धातु की ढाल से अवरुद्ध कर दिया गया। अच्छा, ऐसा है। लंबी तलवार की आक्रमण सीमा लक्ष्य के आकार से निर्धारित होती है। यह एक इमारत जितना बड़ा या एक ईंट जितना छोटा हो सकता है। स्लैश के अंतर्गत पहला लक्ष्य इसकी चरम दूरी है। वस्तु का आकार कोई भी हो, यह हवा से उस पर प्रहार कर सकता है। केवल पहला लक्ष्य। मानिक तलवार की अनुमानित आक्रमण सीमा को समझते हुए जूहो गली में चील की ओर चीजों को लात मारता रहा। गमले में लगे पौधों जितना बड़ा और ईंटों और पत्थरों जितना छोटा। चील जब भी अपनी तलवार घुमाता है तो केवल एक ही चीज को काट सकता है। अंत में अधिक से अधिक चीजें उड़ रही हैं। सीधे तेज ब्लेड से काटें। अपना सिर छिपाओ, अपनी पूंछ छिपाओ। तुम कौन हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? ईगल भी समझ गया कि लंबी तलवार का उपयोग देखा गया है और उसने विपरीत इंसान की ओर देखा। भाई, विशेष मामलों के बयूरों के लोग पास में हैं और आप उनके द्वारा खोजे नहीं जाना चाहते। बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? सूहुओ के मुखौटे की समय सीमा समाप्त हो गई है और यह धीरे धीरे काले से सफेद में बदल जाता है, जिससे उसका चेहरा कागज के टुकड़े की तरह ढक जाता है। उन्होंने मास्क नहीं हटाया। चक्कर आने के प्रभाव के बिना भी इसे एक साधारण मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके सामने वाले व्यक्ति को मास्क के माध्यम से अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता नहीं होती है। विशेष कार्य बयूरो। सूहुओ ने आसपास के कोहरे को देखा। अभी की हलचल विशेष मामलों के बयूरो के खिलाड़ियों को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है और यहाँ तक कि आसपास के निवासी भी ये देखने के लिए बाहर नहीं आए हैं कि क्या हुआ था। कोहरे का प्रभाव दृश्य श्रव्य को बाधित करने जैसा होता है। इस मामले में आइए शीघ्र निर्णय लें। अपना दाहिना पैर पीछे ले जाते हुए वह अचानक तेज हो गया और तेजी से आगे बढ़ गया। सामने से देखने पर पीछे से पकड़े जाने की तुलना में गति के उत्पीड़न को महसूस करना अधिक सहज है। चील चौंक गई, आखिर ईंट से बच गई, सहारा हटा दिया और मौके से गायब हो गई। सूहुओ अपनी गति में रुका, तेजी से दीवार पर लगे एयर कंडीशनर की ओर भागा, अपना लाइटर निकाला और खाली गली की ओर इशारा किया। प्रोप, आगजनी करने वाले का उपकरण का उपयोग केवल व्यक्ति पर पहने हुए कपड़ों को जलाने के लिए किया जा सकता है। 2 आवश्यक शर्तें हैं। एक तो ये कि प्रोप और लक्ष्य के बीच कोई बाधा न हो और दूसरा ये कि लक्ष्य उसकी बात सुन सके। इसका उपयोग तब किया जाता था जब लक्ष्य पूरी तरह से अदृश्य था, लेकिन उसकी नजर जमीन पर छाया पर पड़ी। जला। आवाज पड़ते ही हवा में अकारण ही आग भड़क उठती और फिर लौ धधकती, टिमटिमाती और मंद होती गई और फिर जमीन पर गिर पड़ी। क्योंकि वह नहीं जानता था कि अदृश्यता की विशेषता प्रॉप्स को कवर कर सकती है या नहीं, जूहो जल्दबाजी में पास नहीं आया, बल्कि अपनी स्थिति को समायोजित करता रहा और जो कुछ भी उसे मिल सकता था उसे ईगल पर फेंक दिया। चटकने की आवाज जारी रही और चील ने अपनी लंबी तलवार निकाली और असहनीय रूप से परेशान होकर उस पर हमला कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जूहो ने दौड़कर अपने दाहिने हाथ को 100% बल से लात मारी और लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। उसने प्रतिद्वंद्वी के गले को सटीक रूप से दबाया, उसे तारों से ऊपर उठाया और उसे पूरी गति से आकाश में खींच लिया। बाज का दाहिना हाथ टूट गया और वह उसका उपयोग नहीं कर सका।
उसका बायां हाथ उसकी गर्दन के किनारे फंसा हुआ था। उसने अपनी पांचों उंगलियां फैलाईं और जबरदस्ती तारों के लिए एक जगह खोल दी। वह मुसीबत से निकलने ही वाला था कि अचानक हवा से एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया। कागज का एक किनारा उसके सिर के चारों ओर लगातार घूमता रहा, जिससे वह एक पल में वयोरोधी हो गया। चील ने 2 बार संघर्ष किया और अचानक धातु की ढाल ने कागज को फाड़ दिया, न केवल पेंटिंग करने वाली लड़की को बल्कि पियानो के तारों को भी तोड़ दिया। चील ने अपनी आजादी वापस पा ली और वह बीच हवा से नीचे कूद गया। इस समय वह जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर था। घायल होने के अलावा जब वह उतरा तो मजबूती से खड़ा नहीं हो सका। खिलौना बंदूक उठाओ। अपने प्रॉप्स को दूसरे लोगों के हाथों में देखकर ईगल आश्चर्यचकित हो गया और उसने मायू को बेवकूफ कहकर शाप दिया, लेकिन जब उसने इसे रोकने की कोशिश की तो धातु की ढाल किसी ने पकड़ ली। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में कागज की पेंटिंग को देखा जो अचानक एक जीवित व्यक्ति बन गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सुपर प्रॉप्स। वास्तव में आपके पास सुपर प्रॉप्स हैं, आप क्या हैं? जैसे ही वह बोला वो जूहुओ की दिशा में मुड़ गया, लेकिन एक बड़ी आग उसकी ओर आ रही थी। अध्याय 76 अस्वस्थ सुपर प्रॉप्स। चील चिल्लाए और पीछे रगड़ गई और जूहुओ ने उसे कुचल दिया और तोड़ दिया, जो करीब से उसका पीछा कर रही थी। एक हाथ और एक पैर टूट गया था और उसके शरीर पर बंदूक के 2 छेद थे। नकाबपोश को फिर से अपनी ओर आते हुए महसूस करते हुए बाज ने भयभीत होकर कहा, तुम कौन हो? आपके पास सुपर प्रॉप्स हैं, फिर भी आपको मुझसे एक निचले स्तर के खिलाड़ी से क्यों निपटना पड़ता है? आप क्या सोचते हैं? जूहुओ ने वापस पूछा। चील व्याकुल थी और उसके पास इस बारे में सोचने की शक्ति नहीं थी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैंने पहले किसी को नाराज नहीं किया। क्या उन नरभक्षियों ने तुम्हें नाराज किया? मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी एक नवागंतुक हूँ। मैं बस जिला 014 में कुछ लोगों की भर्ती के लिए आया हूँ। कृपया मुझे जाने दें, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बहुत देर हो चुकी है। जूहुओ ने दूर से कदमों की आहट सुनी, अपनी गर्दन साफ कर ली और फिर अंधेरे में भाग गया। जब चील मर रही थी, सहारा भी गायब हो गया और विशेष ब्यूरो के जो खिलाड़ी आए थे उन्हें केवल एक लाश मिली। आसपास की आवासीय इमारतों से चीखें सुनाई देने लगी और दूर दूर से सायरन बजने लगे। विशेष मामलों के ब्यूरो और पुलिस स्टेशन के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन जूहुओ ने निगरानी से परहेज किया। एक ऐसा कोना ढूंढा जहां किसी का ध्यान न जाए। गेम पैनल खोला और ईगल के अवशेषों की खोज की। खिलाड़ी उपनाम ईगल स्प्रेड्स विंग्स। खिलाड़ी का प्रकार काला खिलाड़ी। व्यवसाय दलाल। खिलाड़ी स्तर डी। नंबर 33,238,715। विकास दर 18%। संपत्ति 23,050 सफेद नोट। विशेषता चुपके। प्रॉप्स 1 स्कारलेट तलवार, 2 बुलशील्ड, 3 लेडीज फोल्डिंग फैन, 4 एंथ्रोपोमोर्फिक गुड़िया, 5 कोई तलवार टोकन नहीं। पिकेट होल्डर, प्लास्टिसिन स्टेशन टी। कुछ अन्य औषधियां भी हैं। ये सिर्फ डी रैंक का खिलाड़ी निकला, लेकिन ये डी लेवल का खिलाड़ी बहुत अमीर नहीं लगता। उन्होंने बहुत सारी वस्तुएं वितरित की और उन्हें अपने उपयोग के लिए रखना अच्छा होगा। जूहुओ ने उन्हें एक एक करके खोला। क्रिम्सन तलवार, ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने वाले शिल्पकार ने मणि में शापित रक्त चिपकाया था, इसलिए इसमें हर चीज को 2 भागों में काटने की क्षमता है। जब मणि लाल चमकती है तो वह निश्चित रूप से इसकी कटाई करेगा। प्रथम मानव जीवन का पहला आइटम भी ठीक है। टिप्पणियां, तलवार की ऊर्जा के काटने वाले विमान की सीमा 50 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की ऊंचाई के साथ एक आयताकार है, जिसे कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता है। बुल शील्ड, यह उत्परिवर्ती गेंडे की सींग से बना है। निकट चांदी का हॉर्न वादकों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि इसमें धातु की कठोरता होती है और यह धातु की तुलना में हल्का होता है। विशेष रूप से यह धात्विक चमक से भरा होता है। कई फायदे इस उत्परिवर्ती गेंडे को एक लुप्तप्राय जानवर बनाते हैं। प्रत्येक ढाल में बड़े गेंडे और छोटे गेंडे का खून और आंसू है। उनके बलिदानों को याद करने के लिए इस ढाल का नाम ऑक्स शील्ड रखा गया है। लेडीज फोल्डिंग फैन, उच्च वर्ग द्वारा पसंद किया जाने वाला एक लोकप्रिय रेशम पंखा। कहा जाता है कि यह किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की प्रेमिका की पसंदीदा होती है। एंथ्रोपोमोर्फिक गुड़िया, सीमित संस्करण की मानव त्वचा वाली गुड़िया, एक जीवित व्यक्ति की सांसों से भरी हुई। ये किसी की भी शक्ल की नकल कर सकती है जब तक उस व्यक्ति ने आपको देखा है। जैसे ही आप दूर देखते हैं आप खुद को इसके साथ बदल सकते हैं। बिल्कुल नहीं कोई इसके भेष से देखता है। कृपया ध्यान दें कि इसका उपयोग केवल आधे घंटे के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उपयोग के बीच 1 महीने का अंतराल और केवल 3 बार उपयोग किया जा सकता है। नोट, अब केवल एक ही बचा है। नो स्वॉर्ड टोकन, रहस्यमय संगठन होली स्वॉर्ड सोसाइटी द्वारा दिया गया एक खाली टोकन जो दर्शाता है कि आप होली स्वॉर्ड सोसाइटी के परिवीक्षाधीन सदस्य हैं। जब टोकन पर छोटी नाली होली स्वॉर्ड सोसाइटी द्वारा दी गई पवित्र तलवार से जड़ी जाती है तो टोकन रखने वाले लोग होली स्वॉर्ड सोसाइटी के सदस्य बन जाएंगे। टिप्पणियां, होली स्वॉर्ड सोसाइटी और सरकारी संगठनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है, कृपया इसे सावधानी से उपयोग करें। जू ने टोकन प्राप्त किया। हथेली के आकार के काले टोकन में एक त्रिकोणीय नाली होती है जिसमें 3 तलवारें जुड़ी होती हैं। पैटर्न इंटरनेट पर मौजूद तस्वीर जैसा ही है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि होली स्वॉर्ड सोसाइटी अस्थायी रूप से नरभक्षी खिलाड़ियों द्वारा गठित एक छोटा खिलाड़ी क्लब था, लेकिन उन्हें एक बड़े स्रोत की उम्मीद नहीं थी। खेल द्वारा मान्यता प्राप्त चयन तंत्र के साथ यह एक प्रभावशाली खिलाड़ी संगठन प्रतीत होता है, लेकिन इनका फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं है। टोकन दूर रखते हुए उसने पेंटिंग करने वाली लड़की की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने अभी जो कहा उससे ऐसा लगता है कि उन्नत खिलाड़ियों के पास केवल सुपर प्रॉप्स होते हैं। आप अभी भी यह कहने से इनकार करते हैं कि आपने मेरा अनुसरण क्यों किया। तस्वीर वाली लड़की शर्म से उसके पास आई, उसकी बांह पकड़कर उससे रगड़ने लगी। उसका लाल चेहरा और सिकुड़े हुए होंठ उसके प्यार को व्यक्त कर रहे थे। जूहुओ ने उसका माथा दबाया और उसे बेरहमी से दूर धकेल दिया। पेंटिंग करने वाली लड़की ने शिकायत में अपना मुंह सिकोड़ लिया। जूहुओ ने मुस्कुराते हुए ब्राइट जेंटलमैन मेडल निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। आपने आज बहुत मदद की, यह आपके खेलने के लिए है। हुआनू ने अपनी छाती को अपनी बाहों में किसी चीज से ढांक लिया। खुश दिख रही थी, उसे अभी अपनी उदासीनता की परवाह नहीं थी। इस पदक का क्या उपयोग है? जूहुओ ने उत्सुकता से पूछा।
पेंटिंग करने वाली लड़की थोड़ी चकित थी और इसके बारे में सोचने के बाद उसने टाइप किया, मुझे नहीं पता, इसे पकड़ना आरामदायक है। हालांकि पेंटिंग करने वाली लड़की एक प्रॉप्स है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अन्य प्रॉप से अलग है। उसके पास बुद्धि और विचार हैं, लेकिन वह बहुत स्वस्थ नहीं है। ये सुपर प्रॉप की ही खासियत हो सकती है। पदक आधिकारिक तौर पर खेल द्वारा जारी किया जाता है और पेंटिंग करने वाली लड़की जैसे बुद्धिमान प्रॉप्स के लिए इसका अकथनीय लाभ हो सकता है। सू वो ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें बाद में एक जंजीर से बांध दूंगा और तुम्हारे ऊपर पदक लटका दूंगा। पेंटिंग करने वाली लड़की खुशी से उछल पड़ी और आदतन उस पर टूट पड़ी। जू वो एक तरफ हट गई। इस आदत को बदलो, बाहरी लोग आपके साथ एक वास्तविक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, आपको एक वास्तविक व्यक्ति की तरह दिखना होगा। एक वास्तविक व्यक्ति कैसा दिखता है? हुआनो ने विनम्रतापूर्वक पूछा। सू वो ने उसके सिर पर थपथपाया। सबसे पहले, आप नग्न होकर इधर उधर नहीं दौड़ सकते, और दूसरा, जब आप लोगों को देखते हैं तो उन पर कूद नहीं सकते। यदि आप ये दोनों करते हैं तो आप सफल होंगे। लेकिन इसे फोन पर इस तरह नहीं बजाया जाता। हुआनो को वेब पेज पर पॉपअप विंडो मिली। उसने अंदर चमकते लोगों की ओर इशारा किया और टाइप किया, वे भी असली लोग हैं। सू वो ने फोन उठाया, जब्त कर लिया गया। जब दोनों होटल पहुंचे तो लगभग सुबह हो चुकी थी। हुआंग जुंजी और यान जियायू एक ही कमरे में इकट्ठे हुए और पूरी रात बिना सोए उसका इंतजार करते रहे। क्या होली स्वॉर्ड सोसाइटी ने इसका समाधान किया? युआन याओ ने दरवाजा खोला और पूछा, झाओ शेन को जाने देना पवित्र तलवार सोसाइटी को नष्ट करने के लिए सुराग का पालन करना था। इसे पकड़ो, इसे मरो। जू वो ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, अनुमान है कि आज मंच पर एक नोटिस होगा। होली स्वॉर्ड सोसाइटी बहुत मजबूत नहीं है। युआन याओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये लंबे समय से एक भीड़ रही है और इसे एक ही रात में मार दिया गया। सू वो ने ईगल्स के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उनके वर्तमान स्तर के साथ अभी उन उच्च स्तरीय खिलाड़ियों से निपटने का समय नहीं आया है। हालांकि ये लोग काफी शक्तिशाली हैं। इतने सारे नरभक्षी खिलाड़ियों को इकट्ठा करने में उन्हें कितना समय लगा? हुआंग जुंजी ने कहा, सौभाग्य से हमने इसे जल्दी ही जान लिया। हमारे सामान्य खिलाड़ियों का रहने का माहौल पहले से ही काफी खराब है। अगर लोग और खिलाड़ी हम पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो ये खतरनाक है। जू ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में उन लोगों ने कुछ सामान्य खिलाड़ियों को भी कैद में रखा है और संभवतः 2 दिनों में उन्हें भोजन तक सीमित कर दिया जाएगा। दरअसल ये सिर्फ टिंगचेंग नहीं है, पूरे देश में शिकार करने वाले खिलाड़ी हैं। लियू जिया ने अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, होली स्वॉर्ड सोसाइटी के उदाहरण के साथ ये निश्चित रूप से अन्य नरभक्षी खिलाड़ियों को रोक देगा। पवित्र तलवार बैठक के बारे में बात मत करो, आइए बातें साझा करें। यान जियायू ने खुशी से कहा। अध्याय 77 वश में करने वाला जादुई मूसल बेलन क्यों नहीं हो सकता? एक बार में 10 नरभक्षी खिलाड़ियों को मार डाला और एक छोटे संगठन को भी मार डाला। ये सहयोग एक बड़ी सफलता थी और फसल छोटी नहीं थी। मईयों की चीजों को मिलाकर कुल मिलाकर दवा की 17 बोतलें, 6 प्रॉप्स, 8 टिकटें, 2600 सफेद बिल, कुछ गहने और नकदी हैं। ये सभी अन्य खिलाड़ियों से छीन लिए गए हैं और अब ये हमारे लिए सस्ता है। यान जियायू ने मेज पर रखी चीजों को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। हुआंग जुंजी और अन्य लोग भी हंसे। कई खिलाड़ी ट्रेन में चढ़े और उतरे, बिना कुछ लिए कालकोठरी में प्रवेश किया और बाहर निकल गए। सू वो का इरादा चील की चीजों को बाहर निकालने का नहीं था, लेकिन वह वितरण में थोड़ा कदम पीछे ले सकता था। उसने एक सहारा खंजर निकाला, मुझे बस यही चाहिए। क्या तुम्हें खिलौना बंदूक नहीं चाहिए? हुआंग जुंजी ने झिझकते हुए कहा, इन प्रॉप्स के बीच खिलौना बंदूकें शीर्ष पर मानी जाती हैं। शेष 4 तलवार जैसे करीबी लड़ाकू हथियार हैं जो ब्लेड का सामना करने वाली काली चड्डी और आग उगलने वाली ड्रैगन के आकार की खिलौना बंदूक की तुलना में पर्याप्त नहीं है। यह अनुमान लगाते हुए कि उन्होंने विशेष मामलों के ब्यूरो की लीग पकड़ ली होगी, लेकिन वे पहले से सहमत थे कि वे जोखिम को एक निश्चित स्तर पर रखने के लिए केवल होली स्वॉर्ड सोसाइटी के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहते थे और वे इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुवर्ती मामले, इसलिए विशेष मामलों के ब्यूरो ने पवित्र तलवार की नकल की। खोह में जाने का उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन्हें जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बार की योजना जू हो द्वारा तैयार की गई थी और जो उनिंग और अन्य को भी उनके द्वारा भर्ती किया गया था। भावना और तर्क के संदर्भ में उसे बड़ा विचार साझा करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सू वो ने कहा, आप बाकी साझा करें। मुझे हथियार नहीं चाहिए। यान जियायू ने कहा, मुझे चाकुओं की आदत नहीं है, लेकिन लाठियां आसान है। बस मुझे दवा की कुछ और बोतलें और 2 टिकट दे दीजिए। लियू जिया थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा, दरअसल मैंने ज्यादा मदद नहीं की। क्या मैं टिकट मांग सकता हूँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जू वो ने कुछ नहीं कहा। युआन याओ ने सबसे पहले मेज थपथपाए और ईमानदारी से कहा, चुनगी भाई जू ने आपको बुलाया है, उन्हें अपने विचार रखने चाहिए। हम अपरिहार्य हैं, अपने आप को कम मत समझो। मेरी तरफ देखो, क्या बॉस के बगल में लेटने से मैं शर्मा गया? वह जिस बड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह अस्थायी रूप से यान जियायू को संदर्भित करता है। लियू जिया ने उसे अजीब तरह से देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर पूछा, क्या तुम सच में इतने डरे हुए हो? जिया युए ने कहा कि तुमने इतनी उल्टियां की कि तुमने शव को देखने की हिम्मत भी नहीं की। लियू जिया का यान जियायू से संपर्क है और वे दोनों युवा महिलाएं हैं, इसलिए उनके करीब आना आसान है। उसने लाश की त्रासदी नहीं देखी, लेकिन उसने सोचा कि यान जियायू जैसी प्यारी लड़की उतनी पागल नहीं हो सकती जैसा युआन याओ ने कहा था। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप लोगों को उनके दिमाग से निकाल देंगे। युआन याओ, जो उसे सांत्वना देना चाहता था लेकिन उस पर चाकू से वार किया गया था, ने शर्मिंदा होकर कहा, फिर क्या? हमेशा अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। यान जियायू ने उसे कंधे पर थपथपाया, उसका गोल अंडाकार चेहरा प्रोत्साहन से भरा था। आओ, मुझे तुम पर विश्वास है। युआन याओ का चेहरा हरा हो गया। तो मैं इसे पहले ले लूंगा। यान जियायू ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने दवा की 8 बोतलें और 2 टिकट ले लिए। फिर हुआंग जुंजी ने एक ड्रैगन के आकार की खिलौना बंदूक, 2 टिकट और दवा की 3 बोतलें ली और लियू जिया ने एक लंबा चाकू और एक खंजर, 1 टिकट और दवा की 1 बोतल ली। युआन याओ ने एक और चाकू लिया और एक दवा टिकट के लिए। हालांकि जू हो ने कहा कि उन्हें केवल चाकू की जरूरत है, फिर भी उन्होंने चड्डी छोड़ दी। युआन याओ ने कहा, भाई जू, ज्यादा मत कहो। यदि भविष्य में आपके पास ऐसा कोई अवसर हो तो आप हमें अवश्य लाएंगे।
सू वो ने यान जियायू की ओर देखा, तुम्हें सहारा नहीं चाहिए। अपने चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान के साथ यान जियायू ने पत्थर की छड़ी को अपनी कमर पर थपथपाया। हम मार्शल आर्ट अभ्यासी पिटाई के प्रति प्रतिरोधी हैं। आप थोड़े कमजोर दिखते हैं और इस कपड़े का उपयोग करने से महत्वपूर्ण समय में आपकी जान बच सकती है। 20 साल की एक लड़की द्वारा उसे कमजोर कहे जाने और उसके गंभीर हाव भाव को देखकर जू हो स्तब्ध होकर हंस पड़ी और मेज पर रखा खंजर उसकी ओर बढ़ा दिया। अप्रत्याशित रूप से यान जियायू को वास्तव में ये प्रॉप्स पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें हुआंग जुंजी को दे दिया। आप दुखी हैं, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। हुआंग जुंजी न तो हंस सकते थे और न ही रो सकते थे। युआन याओ ने यान जियायू की पत्थर की छड़ी को देखा। बॉस, आपका सहारा क्या है? इस पर पैटर्न है और यह बहुत शक्तिशाली दिखता है। दानव मूसल को वश में करना। यान जियायू ने पत्थर की छड़ी निकाली और उसे अपने सामने सीधा खड़ा कर दिया। एक सीधी अभिव्यक्ति और प्रभावशाली तरीके से इस पर नक्काशी संस्कृत है, जो एक बौद्ध जादुई हथियार है। जहां तक मुझे पता है, वश में करने वाला दानव मूसल ऐसा नहीं दिखता है, जू वो ने हल्के से कहा। यान जियायू ने एक सेकंड में अपना कौशल तोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सभी जीवित प्राणियों का कोई आकार नहीं है। जियांगमो मूसल एक रोलिंग पिन क्यों नहीं हो सकता? मैंने इसे स्टोन रोलिंग नूडल्स भी नाम दिया है। उपस्थित सभी लोग हंसे। युआन याओ ने कहा, यह काफी छवि है, लेकिन तुम एक सुंदर लड़की को दानव मूसल क्यों मिला? तुम एक भिक्षु नहीं हो। मेरा पेशा साधु है। यान जियायू काफी खुश था, एक पेशेवर भिक्षु। वह पहले एक साधु थी, लेकिन अब वह एक आम आदमी है। सू वो ने जोड़ा। यान जियायू ने सिर हिलाया। जब मैं पहाड़ से नीचे गया तो मास्टर ने कहा कि मुझे अश्लील दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है। उसने जादुई वशीकरण मूसल को हिलाया। यदि आपको इसे अनलॉक करने की आवश्यकता है तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। युआन याओ ने तुरंत अपनी जिज्ञासा वापस ली और फिर से कहा, इस बार हमने एक बड़ा टिकट बनाया है, हमें इसे अच्छे से मनाना चाहिए। मैं मेहमानों का इलाज कर रहा हूँ, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है और मुझे दूसरों के साथ कालकोठरी में प्रवेश करना है, इसलिए मुझे बाद में निकलना होगा। लियू जिया ने कहा, क्या विशेष मामलों के बयूरो द्वारा आपको ले जाने के लिए किसी की व्यवस्था की गई है? सू वो ने हस्तक्षेप किया। लियू जिया ने सिर हिलाया, मेरी विशेषताएं घातक नहीं है। मैंने अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है और मैं पहली प्रति तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं केवल लोगों को इसे लेने दे सकता हूं। हर खिलाड़ी जूहो जैसे दिमाग या यान जियायू जैसी ताकत पर निर्भर नहीं होता। अधिक खिलाड़ी तो सामान्य लोग ही हैं। लियू जिया इन दिनों कई श्वेत खिलाड़ियों को जानते हैं और उनकी मानसिकता बहुत स्थिर हो गई है। फिर मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, अगली बार जब हम साथ में डिनर करने आएंगे, सू वो ने कहा। लियू जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके अलावा यान जियायू भी जा रहा है। वह टिमचेंग से नहीं है और उसे जल्दी ट्रेन पकड़नी है। जहां तक हुआंग जुंजी का सवाल है, वह जाने से पहले अपने चेहरे पर लगी चोट ठीक होने तक वहीं रुकेंगे। जू को 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम के साथ किराए पर दिया गया था और उसे एक कमरा दिया गया था। हालांकि इससे युआन याओ, जिसने मूल रूप से बेशर्मी से अंदर जाने की योजना बनाई थी, बहुत दुखी हो गया। लेकिन दोपहर में वह जू हो के विपरीत दिशा में चला गया और विजयी भाव से दरवाजा खटखटाया। मैंने इसे खरीदा है। हुआंग जुंजी भी एक सफल करियर के साथ एक कुलीन व्यक्ति है, लेकिन 1 या 2 मिलियन युआन का घर सिर्फ चीनी गोभी खरीदने जैसा नहीं है। जब से मैं विकासवादी बना हूं, मुझे लगता है कि आम लोगों का जीवन मुझसे बहुत दूर है, लेकिन आप जिनमें कोई मानवता नहीं है, उन्होंने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, इस दुनिया को अभी भी पैसे की जरूरत है। युआन याओ ने अपने पैर मोड़े और भोजन वितरण कर्मचारियों को भोजन मेज पर रखने का निर्देश दिया और हजारों मूल्य की रेड वाइन की 2 बोतलें खोली। चलो, आपका स्वागत है। हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए हर कोई अपना चश्मा उठाए। पूर्ण भोजन के बाद हुआंग जुंजी आराम करने चली गई। युआन याओ गेम खेलने के लिए अपने घर वापस चली गई। हुआनू नाखुश थी क्योंकि उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। उसने सफाई करने से इनकार कर दिया और खुद को दीवार पर चिपका लिया। सू हो, जो शुदा हो चुके थे, ने नई जानकारी ब्राउज करने के लिए पायनियर प्लेयर फोरम में लॉग इन किया और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में एक पोस्ट ने उनका ध्यान खींचा। अनुशंसा टिकट मांगे _कैरेट। अध्याय 78 कंप्यूटर से बाहर रेंगती हुई छाया। प्रॉप्स 7 रंग के दस्ताने, जिन्हें दिन में 7 बार उतारा जा सकता है, 7 रंग बदले जा सकते हैं और 24 घंटे ताज़ा किया जा सकता है। कृपया टिकट के लिए विनिमय करें। पोस्ट में एक छोटा सा वीडियो भी है। वीडियो में दिख रहा शख्स एक हाथ में लाल रंग का दस्ताना पहने हुए है। हर बार जब वह इसे उतारेगा, पतला दस्ताना छिली हुई त्वचा की तरह रंग बदल लेगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी। मुझे नहीं पता कि जब भी मैं इसे उतारता हूं तो ये दस्ताना अभी भी उसी वस्तु का होता है या नहीं। सर्वव्यापी तारों का उपयोग किसी भी वस्तु के लिए केवल एक बार किया जा सकता है। आखिरकार, अपने साथ दस्तानों का एक गुच्छा ले जाना असुविधाजनक है और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करना सस्ता नहीं है। यदि कोई ऐसा प्रोप है जिसे बार बार ताज़ा किया जा सकता है, तो स्ट्रिंग्स का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा। सू वो ने तुरंत एक निजी संदेश भेजा, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने नींद लेने के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया। आधी रात तक सोते हुए उसने देखा कि एक परछाई बिस्तर के पास आधी स्वप्न और आधी जागी हुई अवस्था में खड़ी है। उसने वातानुकूलित प्रतिक्रिया में इसे बाहर निकाल दिया, लेकिन यह व्यर्थ था। वह उठ बैठा और लाइट जला दी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। उठो और खिड़की के पास जाकर देखो। 14वीं मंजिल की ऊंचाई से पूरा समुदाय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दस्तक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और चित्रकार ने अपने हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा। मैंने एक दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनी। सू वो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। ऐसे में ये अभी उनका भ्रम नहीं था। जाओ और युआन याओ को बुलाओ। पेंटिंग करने वाली लड़की चली गई और थोड़ी देर बाद युआन याओ अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ वहां आया। भाईजू, आधी रात को क्या हुआ? अभी कोई मेरे कमरे में आया। कृपया मेरे पते की जांच करें। मुझे संदेह है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सू वो ने फोरम खोला और अभी पोस्ट पाया, लेकिन निजी संदेश का अभी भी कोई उत्तर नहीं था। कौन इतना साहसी है? युआन याओ को अचानक होश आया। भाईजू, चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा।
बोलने के बाद वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया और काम करने लगा। क्या हुआ? हुआंग जुनजी ने आवाज सुनी। सु हुओ ने कंप्यूटर की ओर इशारा किया, रुको और देखो। थोड़ी देर बाद युआन याओ ने अजीब तरह से देखा, दूसरे पक्ष का पता वास्तव में एक प्रेतवादित घर में है। पिछले साल यहाँ एक नरसंहार हुआ था, सभी खाते बंद हो गए थे और घर को सील कर दिया गया है। कोई यहाँ से इंटरनेट पर सर्फिंग क्यों करेगा? क्या ये प्रेतवादित हो सकता है? शायद यहाँ कोई छिपा है। हुआंग जुनजी एक तर्कवादी हैं, उन्होंने पूछा, अभी क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पलक झपकते ही गायब हो गया। सु हुओ ने सोचा, यह एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। युआन याओ ने अपनी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। भाई, क्या आप आधी रात में भूतों की कहानियां सुनाना बंद कर सकते हैं? हुआंग जुनजी ने उसे जटिल आंखों से देखा। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं है, लेकिन यह एक अजीब सहारा या विशेषता हो सकती है। क्या आप निश्चित हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने इसे पोस्ट किया है? अंतिम वाक्य जू हो से पूछना है। यह सिर्फ एक अनुमान है। सु हुओ ने रुककर कहा, क्या ये कोई नकली पता हो सकता है? जिस भूता घर में कोई नहीं रहता, वहां से पोस्ट आना सामान्य बात नहीं है। हम कल इस स्थान पर क्यों नहीं जाते? युआन याओ ने अस्थायी रूप से कहा, अगर दूसरी पार्टी वास्तव में हम पर नजर रख रही है तो निश्चित रूप से हमें पहले हमला करना होगा। शायद यह एक जाल है। हुआंग जुनजी ने कहा, मुझे लगता है कि इसके बारे में चिंता न करना सबसे अच्छा है। अगर दूसरे पक्ष का कोई उद्देश्य है तो वे निश्चित रूप से दोबारा आएंगे। सु हुओ का भी यही विचार था। वह काली छाया जो करने जा रही है वह नहीं करना चाहती। यदि वह एक बार विफल हो जाती है तो निश्चित रूप से दूसरी बार होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी बार इतनी जल्दी आ जाएगी। जब आकाश भोर होने वाला था, एक काली आकृति ने धीरे से अपना सिर कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकाला। अंधेरे में जू हुओ ने अपनी आंखें आधी खोली और देखा कि दूसरे पक्ष ने उसके शरीर को संकीर्ण बक्से से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला और उसके बिस्तर की ओर दबे पांव बढ़ गया। कड़ाई से कहें तो यह एक व्यक्ति नहीं है, यह एक लड़की या गुड़िया की तरह है जिसकी रूपरेखा एक इंसान की है, लेकिन बिना किसी चेहरे या चेहरे की विशेषताओं के। वह बिस्तर के पास स्थिर खड़ा रहा, फिर जोर से नीचे झुका और अपना सिर जू हुओ के चेहरे की ओर बढ़ाया। आधे रास्ते में वह अचानक रुक गया और अचानक पीछे गिर गया जैसे कि भयभीत हो, और फिर हवा से गायब हो गया। सु हुओ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बस उठा और दौड़ने चला गया और रास्ते से नाश्ता खरीदा। खाने की मेज पर कहानी सुनाने के बाद युआन याओ ने गंभीर चेहरे के साथ कुछ देर तक सोचा, क्या ये भूत एक विकृत है? सु हुओ ने सोया दूध पीना बंद कर दिया। आपको इस नतीजे पर किस चीज ने पहुंचाया? युआन याओ ने हंसते हुए कहा, आपने भी यह कहा था, ये बिना कुछ किए बस आपके चेहरे पर चिपक जाता है। शायद यह आपकी सुंदरता की लालसा कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विकृत होगा। मजाक मत करो, हुआंग जुनजी ने अवाक होकर कहा, चूंकि आपको निशाना बनाया जा रहा है इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मैं आज ठीक हूँ, जाओ और चारों ओर देखो। भाईजू, आज क्या बात है? युआन याओ ने जू हुओ की ओर देखा। मैं फिल्म और टेलीविजन शहर जा रहा हूँ, सु हुओ ने कहा। आप फिल्म और टेलीविजन शहर में क्या कर रहे हैं? क्या आप सितारों का पीछा कर रहे हैं? युआन याओ ने हैरानी से पूछा। काम। नाश्ते के बाद जू हुओ अकेले फिल्म और टेलीविजन शहर गए। ग्रुप परफॉर्मर की सैलरी पहले ही तय हो गई थी, लेकिन ग्रुप लीडर ने उनसे एक फाइट सीन में मदद करने को कहा। दोनों में दोस्ती थी, इसलिए वह तैयार हो गया। फिल्म और टेलीविजन शहर के लिए एक टैक्सी ले वह जियानिक्सिया क्रू की साइट पर गया और जब वह काफी दूर था तो जियोवन ने उसे रोका। मैंने सिर्फ आपको फोन करने के लिए कहा था, लेकिन आप इससे पहले की बहुत देर हो चुकी थी, पहुंच गए। इस दृश्य का फिल्मांकन आज नहीं किया जा सकता। क्या बात क्या बात? सु हुओ ने शोरगुल वाले स्टूडियो पर नजर डाली। कई युवा लड़कियां सामान, कॉस्मेटिक बक्से और अन्य चीजें नानी की कार तक ले जाने में व्यस्त थीं। कार में एक महिला की आवाज ने आग्रह किया, जल्दी करो, ये भूतिया जगह, मैं इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कार के बगल में एक जाने माने निर्देशक बैठे थे जो धीमी आवाज में कार में बैठे लोगों से बात कर रहे थे। मैं तुम्हें बहुत सारा हर्जाना दूंगा और मैं दोबारा यह नाटक नहीं करूंगा, महिला आवाज ने दृढ़ता से कहा। निर्देशक हताश और असहाय था, इसलिए वह केवल घूम सकता था और निकल सकता था। बीजिंग के बड़े सितारे अलग हैं। कई जियोवान ने अपनी जीभ चिटकाई। यह एक साधारण अभिनेता है, यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि चालक दल प्रेतवादित है और वे चुरा घोंपने पर भी जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। प्रेतवादित? सु हुओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक और अफवाह। फिल्म और टेलीविजन शहर में कुछ प्रॉप्स अपेक्षाकृत पुराने हैं और कुछ प्रोडक्शन क्रू गति बढ़ाने के लिए प्रचार करने के लिए जानबूझकर इन जगहों पर कुछ फर्जी खबरें बनाएंगे। नहीं, ये सच है। कई जियोवान ने उसे एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, 2 दिन पहले जब हम एक रात का दृश्य फिल्मा रहे थे तो एक बड़ा सितारा प्रतीक्षा कक्ष में एक भूत से टकरा गया। उसने कहा कि एक काली छाया उसके पीछे दौड़ रही थी और हर कोई जब वह चकाचौंध थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह होटल लौटी तो एक छाया उसके बिस्तर पर रेंग कर आ जाएगी। शिकारी? कई जियोवान ने अपना सिर हिलाया और रहस्यमय तरीके से कहा, यह कैसे संभव है? आप शाकाहारी हैं जब आप एक बड़े स्टार के अंगरक्षक हैं और कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं करता है। 1 या 2 बार तो ठीक है। जब बड़े स्टार को अगले दिन सेट पर नींद आ गई तो उन्होंने फिर से उस परछाई को देखा। इस बार न केवल उसने इसे अकेले देखा बल्कि उस छोटे सहायक ने भी देखा जो उसके लिए पानी लाया था, लेकिन रोशनी थोड़ी कम थी और मैं यह नहीं देख सका कि यह कैसा दिख रहा था। मैंने केवल खिड़की से एक काली छाया को भागते हुए देखा, लेकिन इसका पीछा करने के बाद आप क्या अनुमान लगाएंगे? वहां कोई नहीं है। उस समय कैमरा चालू था और यह खिड़की के बाहर शूट करने में सक्षम था और कोई भी बाहर नहीं आया। आपने कहा कि यह असामान्य नहीं था। उन दोनों ने इसे देखा, लेकिन कैमरा इसे कैद नहीं कर सका। यही कारण है कि बड़े स्टार ने पैसा खोकर भी नौकरी छोड़ दी और चले गए। सु हुओ ने सहायक के हाथ में कंप्यूटर बैग पर नजर डाली, अपना सिर घुमाया और कई जियोवान से कहा, भाई कई, मैं नौकरी बदलने की योजना बना रहा हूँ। अध्याय 79 मछली पकड़ने वाले खिलाड़ी। कई जियोवान को पे खरीदने का निमंत्रण देते हुए जू हुओ ने हुआंग जुंडी को फोन किया और उसे कुछ समय के लिए प्रेतवादित घर से दूर रहने के लिए कहा और फिर नी जुवान से संपर्क करके पूछा कि क्या टिनचेन में कोई अन्य यादृच्छिक कालकोठरी है।
अभी तक नहीं मिला। नी जुबान थोड़ा थका हुआ लग रहा था। स्किनर कॉपी के पतन के बाद फिलहाल टीम सिटी में बहुत से लोग लापता नहीं हैं। क्या आप यादृच्छिक प्रतियां बनाने के आदी हैं? फोन से हंसी आ गई। हालांकि सिमा जियाओ को सूचना मिली कि कॉपी क्रैश हो गई है, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता था कि कॉपी कैसे क्रैश हुई। विशेष मामलों के ब्यूरो ने अनुमान लगाया कि यह कुछ अन्य खिलाड़ियों ने किया था या कलकोटरी में ही कुछ हुआ था, लेकिन वे इसकी तह तक नहीं पहुंचे, जिसमें सिमा जियाओ द्वारा लाया गया बॉक्स भी शामिल था। एवोल्यूशनरी अचानक प्रकट हुआ और सब कुछ पटरी पर नहीं था। उसके बाद गेम और कालकोटरी सीमित जनशक्ति के साथ, भले ही निजुआन जू हो के बारे में बहुत आशावादी था, वह अकेले उस पर नजर नहीं रख सकता था। चील तुम्हारे हाथों मर गई। उन्होंने विषय को होली स्वॉर्ड सोसाइटी के मामले में बदल दिया। मेरे लोग लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अंत में इसका लाभ उठाएंगे। लाश सहित मैंने इसे विशेष मामलों के ब्यूरो के 1 दर्जन से अधिक नरभक्षी खिलाड़ियों को भी सौंप दिया। अगले समय में टिनचेन निश्चित रूप से अन्य स्थानों की तुलना में साफ हो जाएगा। क्या यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है? नी जुबान ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने इस मामले में योगदान दिया और उनकी रैंक बढ़ा दी गई। इस बार मैं आपका एहसान मानूंगा। कुछ और शब्द कहने के बाद जू वो ने फोन रख दिया और हुआंग जुंजी को खोजने के लिए पीछे मुड़ा। हुआंग जुंजी सीधे प्रेतवादित घर में नहीं गए, बल्कि बसने के लिए पास की एक कॉफी शॉप ढूंढ ली। क्या कोई सवाल है? सू वो उसके सामने बैठ गया। अभी नहीं, लेकिन अभी अभी एक आदमी और एक औरत यहाँ घूम रहे थे। हुआंग जुंजी ने नकाब से अपना चेहरा खुजाया और कहा, वे भी उस प्रेतवादित घर को देख रहे हैं। वह एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो आकर्षित हुआ था। सू वो ने वहां पर नजर डाली। प्रेतवादित घर के पास कोई नहीं रहता था और दिन के उजाले में वहां चलने पर यह बहुत स्पष्ट था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जू वो ने वापस जाने की योजना बनाई, इससे पहले कि हुआंग जुंजी का उल्लेख किया गया जोड़ा फिर से सामने आए। दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले और धूप का चश्मा और चौड़ी सनहैट पहने एक महिला के पास से गुजरे। उससे बहता हुआ सुगंधित पानी जाना पहचाना लग रहा था। सू वो ने पीछे मुड़कर देखा। महिला कॉफी शॉप में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास एक सीट मिली और वह उनकी ओर पीठ करके बैठ गई। आप उन्हें जानते हैं? हुआंग जुंजी ने पूछा। यह एक महिला सितारा है, सू वो ने कहा। यह महिला एक बड़ी स्टार थी जिसने कुछ घंटे पहले फिल्म और टेलीविजन शहर छोड़ दिया था। उसी अनुभव के साथ वह फिर से भूथा घर के पास दिखाई दी, जो अब कोई सहयोग नहीं है। कोई खिलाड़ी को इस भूथा घर तक ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। हुआंग जुंजी ने भी महिला को चुपचाप प्रेतवादित घर को देखते हुए पाया। हम अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? यह आवश्यक नहीं है, जू वो ने कहा। अगर दूसरा पक्ष लोगों को मार सकता है तो वे इसे कल रात करेंगे। ये यहाँ खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए परिस्थितियों की कमी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें जाना उनकी इच्छा है। हुआंग जुंजी ने इसके बारे में सोचा और दोनों ने टैक्सी ली और चले गए। विपरीत सड़क पर एक कैमरा हेड उस दिशा की ओर मुड़ गया जिस दिशा में टैक्सी जा रही थी। यह अफसोस की बात है कि 2 बच गए। यहाँ से कुछ ही दूर एक समुदाय के सुरक्षा कक्ष में सुरक्षा वर्दी में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उनके बगल में मेज पर पैर रखकर चश्मा पहने एक युवक ने कहा, क्या 3 और नहीं है? हमें जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ लिए प्रॉप्स लेने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे पास एक है तो उसे कमाने की जरूरत नहीं है। ये सच है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। वह बड़ा सितारा बहुत सुंदर है, काश मैं उसके साथ खेल पाता। युवक ने अपना मुंह चाटते हुए कहा। परेशानी की तलाश मत करो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेतावनी दी। जो खिलाड़ी यहाँ आ सकते हैं वे खिलाड़ी हैं, और आप अपनी छोटी क्षमता से दूसरों की मदद नहीं कर सकते। मैं तो बस बात कर रहा हूँ, युवक ने गुस्से से कहा। क्या तुमने उन दोनों को देखा है जो अभी चले गए? तुम कहाँ रहते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का स्पष्ट रूप से जूहो और हुआंग जुंजी को जाने देने का इरादा नहीं था। मैंने इसे नहीं देखा है, युवक ने अधीरता से कहा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, मेरी विशेषता यह है कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं अंधा हो जाता हूं, और जब मैं अपना चेहरा अपने चेहरे के बगल में रखता हूं तो मैं केवल अपनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है ये वही व्यक्ति है जिसने कल मुझे प्रॉप्स बदलने के लिए एक निजी संदेश भेजा था। इसका दायरा उन 2 या 3 लोगों के भीतर है। अरे, बड़ा सितारा चला गया। एक लंबी फूलों वाली पोशाक पहने हुए वू यू ने चेकआउट किया और कॉफी शॉप से बाहर चली गई। धूप के चश्मे के नीचे उसकी ठंडी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसे एक अदृश्य कोना मिला। वह प्रेतवादित घर की दीवार पर चढ़ गई, सामने का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। इस प्रेतवादित घर का असली मालिक एक अमीर आदमी था। उत्कृष्ट सजावट के साथ सभी फर्नीचर और फर्श महंगे सामान है। इसे एक हवेली कहा जा सकता है। हालांकि गुयू ने विलासितापूर्ण साज सज्जा और साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और दरवाजा खोलने पर उड़ रही धूल को देखकर वह भौचक्का रह गया। लिविंग रूम में घूमते हुए उसने अचानक जमीन पर छोड़े गए नए पैरों के निशानों की एक झलक देखी और जोर से कहा, छिपे मत, बाहर आओ। कुछ सेकंड बाद नीचे और सीढ़ियों के बगल वाले बाथरूम से एक युवक और युवती बाहर निकले। बू यू ने कुछ देर तक उन दोनों का निरीक्षण किया, फिर उस आदमी से कहा, ये तुम ही हो जो मुझे ऐसी घृणित चीजों से परेशान कर रहे हो? युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसने गू यू के हाथ में एक पिस्तौल देखी जिसका काला थूथन उसकी ओर इशारा कर रहा था। उस आदमी का चेहरा बदल गया और वह एक तरफ छिप गया। एक पेंटबॉल उसके सिर से टकराया जिससे दीवार पर नीले तरल पदार्थ का एक गड्ढा बिखर गया और फिर पूरी दीवार की ईंट एक हरे तरल पदार्थ में पिघल गई जो दीवार के साथ बह रही थी। चेहरा टपक रहा है। क्रैक क्रैक क्रैक। बू यू ने लगातार 3 गोलियां चलाईं और एक सफेद गोली डेस्क लैंप पर लगी। रंग से ढका हुआ क्षेत्र सूखी पुरानी मिट्टी जैसा था जो अचानक दरारों से भर गया था और फिर नाखूनों के आकार की कठोर वस्तुओं में बिखर गया, चटकने लगा और गिरने लगा। एक पीली गोली सोफे पर लगी और चमड़ा पीछे की ओर तुरंत सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद में बदल गया, जबकि तीसरी काली गोली उस कुर्सी पर लगी जिसे युवती पकड़ रही थी और कुर्सी जलते हुए पटाखे की तरह फट गई। चूरा छींटे। 3 शॉट चूक गए। बू यू ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और गुस्से से कहा, तुम में हिम्मत है? छिपो मत, देखो अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार न दूं। इंतजार। युवक ने अपनी बांह से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और झट से बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। बू यू ने गुस्से से हंसते हुए कहा, मेरा चेहरा देखो, तुम मुझे नहीं जानते।
तुम किसी भूत से झूठ बोल रहे हो। युवक असमंजस में था और उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए वह केवल यह समझा सका, मैं वास्तव में आपको नहीं जानता और मैंने आपको परेशान नहीं किया है, इसलिए कृपया इतना उत्साहित न हो। आइए पहले चीजें स्पष्ट कर ले। उद्धरण चिन्ह। बू यू ने उपहास किया। वह उसके साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी था और उन दोनों के पीछे गोली चलाता रहा। वह आदमी भी क्रोधित हो गया। अगर तुम नहीं रुके तो अशिष्टता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि तुम पुरुष हो तो यहाँ आओ। आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहीं से एक चाबुक बू यू की ओर मारने के लिए प्रकट हुआ। बू यू ने जमीन पर पीछे की ओर लात मारी, सामने से 2 और गोलियां चलाईं और लापरवाही से एक कॉफी टेबल को फेंक दिया। चाबुक ने चाय की मेज को लुढ़का दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। वह आदमी घूमा और बू यू को फिर से मारा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने उस व्यक्ति की गलत पहचान की है, मैं यहाँ प्रॉप्स का व्यापार करने आया हूँ। बू यू ने उसके चाबुक को टाल दिया, खाने की मेज पर कूद गया और स्थिर खड़ा रहा। साबित करो। वह आदमी गुस्से से हंसा, मैं इसे आपके सामने क्यों साबित करूं? जैसे ही मैं यहाँ आया आपने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने कहा कि आपने जानबूझकर मछली पकड़ने के लिए एक पोस्ट किया है। ओह, बू यू ने जवाब में कहा, पोस्ट के बारे में बात करने के लिए आपके पास अभी भी चेहरा है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उस आदमी ने अचानक लिविंग रूम की ओर देखा और चिल्लाया, शिन शिन। बू यू ने अपना सिर घुमाया, तभी उसने देखा कि उसकी आंख के कोने से एक फल चाकू जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन जो युवती वहां खड़ी थी वह जा चुकी थी। क्या चल रहा है? वह उस आदमी को फिर से देखने गई, लेकिन पाया कि वह भी चला गया था और सहारा और चाबुक आसमान से गिर रहे थे। बू यू का रंग अचानक बदल गया और वह बाहर भागने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड में वह एक बल द्वारा कवर किया गया और फिर वह मौके से गायब हो गया। अध्याय 80 निगलने वाले लोगों का विला। यह आदमी 2 दिन से हमारे साथ घूम रहा है। हुआंग जुंजी KFC के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। चश्मे वाले उस युवक को घूर रहे थे जो एक राहगीर होने का नाटक कर रहा था और बिना किसी निशान के 3 या 4 बार उनके चारों ओर चला गया और भ्रम में कहा, क्या बकवास है वह करने की कोशिश। उद्धरण चिन्ह। पिछले 2 दिनों में वह काली छाया हर रात जू हुओ को परेशान करने के लिए आती थी और कुछ नहीं करती थी और छूते ही गायब हो जाती थी। उन्होंने भूथा घर में चारा नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह इस तरह खत्म हो गया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संदिग्ध उकसाने वाले का इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। वह रात में कंप्यूटर से बाहर निकलता था और दिन के दौरान आस पड़ोस में घूमता रहता था और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। कठिन है। युआन याओ बैग के साथ बाहर आया। उसने देखा कि वह अपना मुखौटा फाड़कर खाने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, वापस जाओ और खाओ। उसके चेहरे का सफेद आवरण उतर रहा था। जब उसने अभी अभी दुकान में प्रवेश किया तो दूसरों ने सोचा कि उसे त्वचा रोग है और स्वचालित रूप से उससे दूर हो गए। संक्रामक रोग का स्रोत समझे जाने के डर से युआन याओ ने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे चेहरे पर यह चीज कब ठीक होगी? ये काफी रिसने वाला लग रहा है। युआन याओ ने मोटे घर के खुश पानी का एक घूंट लिया। 2 और दिन, हुआंग जुंजी ने स्पष्ट रूप से कहा और विपरीत चौराहे पर नजर डाली। चश्मे वाला वह युवक जो उनका पीछा कर रहा था गायब हो गया था। वह रुका, फिर युआन याओ और हुआनू की ओर देखा। जू वोरेन कहाँ है? सू वो पहले से ही चश्मे वाले युवक का मेट्रो तक पीछा कर चुका था, उससे 10 मीटर से अधिक की दूरी बनाए हुए था। इस दूरी पर वह अभी भी अपनी दृष्टि से दूसरे पक्ष के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर शब्द देख सकता है। स्पष्ट रूप से देखें कि लोग कैसे दिखते हैं। एक बदसूरत है, एक मूर्ख है और दूसरा काफी सुंदर है। इन तीनों में से कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है और बाकी को एक जैसा होना चाहिए। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन अपनी जेब में रख लिया और मेट्रो से उतर गया। सू वो अपने ट्रैक छिपाने की परवाह किए बिना पीछे पीछे चला। वह उसका पीछा करते हुए उस प्रेतवादित घर के बाहर तक गया जहां वह 2 दिन पहले गया था। उसे दीवार पर चढ़कर अंदर आते देख उसने सिगरेट सुलगा ली और सड़क के किनारे रुक गया। क्या आप अंदर हैं? वांग चाओकिंग ने विला में प्रवेश करते ही जल्दी से अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक संदेश भेजा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि निगरानी स्क्रीन पर मौजूद व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और उसका प्रेतवादित घर में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उसे बुलाया और कहा, थोड़ा शोर करो और देखना। वांग चाओकिंग ने जानबूझकर घर में चिल्लाया और कुछ और बर्तन तोड़ दिए, लेकिन वह जू हुओ को अंदर नहीं लाए। उन्होंने अपने सेल फोन पर समय देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई नियान, समय लगभग खत्म हो गया है, अगर तुम बाहर मत जाओ मैं ये खतरनाक है। तो पहले तुम बाहर आओ। नियान हुनगान ने कहा, ये बच्चा मूर्ख नहीं है, मुझे डर है कि उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, आप दूसरी तरफ से जाने की जल्दी करें, उसे अकेला छोड़ दें। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने अचानक देखा कि स्क्रीन पर एक व्यक्ति अचानक ऊपर कैमरे की दिशा में देख रहा है और वह अचानक उछल पड़ा। क्या बात है भाई नियान? वांग चाओकिंग घबरा गए और फिर उन्हें ये कहते हुए सुना, ये कुछ भी नहीं है, तुम बाहर आओ। वांग चाओकिंग ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह दीवार के दूसरी ओर से पलटा, अचानक उसके पीछे से किसी ने कहा, इतनी जल्दी जाओ। वांग चाओकिंग अचंभित हो गया और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वह आदमी जो पिछले 2 दिनों से उसका पीछा कर रहा था कोने पर खड़ा था और उसे घूर रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? वांग चाओकिंग तुरंत डरकर पीछे हट गए। आप मुझे यहाँ नहीं लाए, मैं इन 2 दिनों में जानबूझकर अपने घर के आसपास घूमता रहा। वह छाया भी आपकी उत्कृष्ट कृति है। सू वो ने सिगरेट तारांकन को गिरा दिया और उसे अपने पैर से कुचल दिया। तुम्हारा धन्यवाद, मैं इन दिनों सोया नहीं हूँ, अच्छी नींद। यह अफसोस की बात है कि छाया को नहीं मारा जा सकता। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि आप समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल उस व्यक्ति को हल कर सकते हैं जिसने समस्या पैदा की है। वांग चाओकिंग ने उसके खतरनाक दृष्टिकोण को देखा और बिना एक शब्द कहे भाग गया। दौड़ते समय उसी आकार की एक काली आकृति उसके पीछे से अलग हो गई और दांतों और पंजों के साथ जू वो की ओर दौड़ पड़ी। जू वो ने छाया से परहेज किया, अपने पैर की उंगलियों को छाया की पिंडली पर टिका दिया और छाया जमीन पर गिरकर गायब हो गई। कंप्यूटर से रेंगती काली छाया की तरह इसमें आक्रमण की कोई शक्ति नहीं है। उसकी तर्जनी और तारांकन को काट दिया गया था और वांग चाओकिंग के बगल में मंडरा रही रस्सी ने उसकी गर्दन का गला घोंट दिया और उसे पीछे खींच लिया। भाई नियान, मुझे बचा लो, वांग चाओकिंग भयभीत होकर चिल्लाया।
जू वुन ने उसे हवा में उठाया, उसकी जेब से उसका मोबाइल फोन निकाला, भाई नियान का नंबर पाया और फोन किया, तुम ही निगरानी के पीछे छिपे हो, बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नियान होंगान भी डर गए जब उन्होंने वान चाओकिंग को लटका हुआ देखा। उन्होंने हकलाते हुए कहा, भाई आवेगी मत बनो, हत्या करना कानून के खिलाफ है। जब वान चाओकिंग का गला घोटा गया तो उन्होंने लगभग अपनी आंखें घुमा ली, लेकिन जूहो की अभिव्यक्ति थोड़ी भी नहीं बदली। क्या यह आप नहीं थे जिन्होंने सौदे का प्रस्ताव रखा था? नियान होंगान को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने मंच पर लोगों को जवाब दिया है और तुरंत कहा, ये हम है, यहाँ देखो, यह एक गलतफहमी है ना? मैं टिकट के लिए प्रॉप्स का आदान प्रदान करना चाहता हूँ और मैं चिंतित हूँ धोखा दिए जाने के बारे में, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी तह तक पहुंचे, नाराज न हो। वान चाओकिंग, जो उनके बगल में लटके हुए थे, सुनने में कमजोर नहीं थे। जब उसने नियान होंगान की बातें सुनी तो उसने उत्सुकता से अपने पैरों पर लात मारी। वह प्रॉप्स का आदान प्रदान करने क्यों आया? यह अफसोस की बात है कि नियान होंगान ने उसके अनुस्मारक को नहीं समझा, फोन रख दिया और सुरक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। सू वो ने जल्द ही एक मध्यम आयु वर्ग के सुरक्षा गार्ड को सड़क पर दौड़ते हुए देखा। उन्होंने वान चाओकिंग को जमीन पर लिटा दिया और उन्हें सांस लेने के लिए जगह दी। नियान होंगान ने देखा कि वह लोगों को रिहा करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी जेब से एक लाल कोना निकाला। यही है, या हम दूसरी जगह व्यापार करते हैं और सड़क पर लोगों द्वारा देखा जाना सुरक्षित नहीं है। सू वो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, एक बुथा घर में? बिल्कुल नहीं। वान चाओकिंग दूसरी पार्टी के हाथों में था और नियान होंगान ने कोई चाल खेलने की हिम्मत नहीं की और बस जल्दी से एक सौदा करना चाहता था। वैसे भी प्लेग को दूर भगाने के लिए दस्ताने बेकार थे। सू वो ने बगल वाली गली की ओर इशारा किया, आप कहाँ बात करने जा रहे हैं? नियान होंगान ने बार बार सिर हिलाया और तीनों एक साथ अंदर चले गए। 3 मिनट बाद नियान होंगान और वान चाओकिंग चोटिल नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। सू वो उनके सामने खड़ा था, रंगीन दस्ताने के साथ खेल रहा था। अब मुझे बताओ, प्रेतवादित घर में क्या है? नियान होंगान ने बोलने में झिझकने का साहस किया, लेकिन वान चाओकिंग ने जोर देकर कहा, क्या बात है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सू वो ने दस्ताने वापस ले लिए, वान चाओकिंग का सिर पकड़ लिया और नीचे झुक गया और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी हटा दी। यदि आप यह नहीं कहना चाहते हैं तो यह न कहें। लोगों को छोड़कर उसने नियान होंगान की ओर देखा, आप क्या कहते हैं? नियान होंगान एक पल के लिए कांप उठे। मैंने कहा, यह बुथा घर बहुत अजीब है। लोग प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों में बेवजह कुछ दिखाई देगा। क्या व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बटुए की चाबियां और प्रॉप्स? नियान होंगान को दोषी महसूस हुआ और उसकी आवाज धीमी होती गई, हमने कुछ और नहीं किया, बस कुछ उठाया। क्या आपको दस्ताने इसी तरह मिलते हैं? हाँ, लेकिन केवल इसी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, अन्य का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब तक कितने लोगों को मूर्ख बनाया गया है? कुछ, बस कुछ। नियान होंगान ने उत्सुकता से कहा, हम बस कुछ सामान प्राप्त करना चाहते थे और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने बस कुछ खो दिया है और वे शायद सुरक्षित रूप से चले गए होंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? सू वो ने वापस पूछा और फिर कहा, दायरा कितना बड़ा है? क्या इन कुछ दिनों में कोई विशेष बदलाव हुए हैं? केवल यह विला, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव आया है। नियान होंगान के बोलने से पहले वान चाओकिंग चिल्लाया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। जू वो ने अपनी ठुड्डी जोड़ ली और उसने जल्दी से कहा, बदलाव हो रहा है, बड़ा दायरा बड़ा हो गया है। पहले विला में सामने और पीछे के यार्ड पिछले 2 दिनों में लोगों को निकल सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।